नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके बैठे हैं जो बहुत हमारी हिंदुस्तान की, भारत की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल में हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वो इस हिस्ट्री के बारे में समझे और जाने। आज हमारा टॉपिक है annexation of Tibet by China, then Sino-China War of 1962 and its repercussion। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तिब्बत को चाइना ने कैसे हथियाया और उसके बाद हम देखेंगे कि तिब्बत को हड़पने के बाद चाइना ने अपना ध्यान भारत की तरफ किया और उस समय के भारत के नेता लोग, ऑफिसर्स लोगों ने कितनी गलतियां की जिसकी वजह से हमें 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हारनी पड़ी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने कब से राज करना शुरू किया और उन्होंने चाइना को पूरे वर्ल्ड एरेना में हर एक का दुश्मन कैसे बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास में दो पैनलिस्ट आ गए हैं, उनको मैं ऊपर ले लेता हूं, उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आशा है आप लोगों को ये चर्चा पसंद आएगी। दादा नमस्कार, कैसे हो? ठीक ठाक? बस ठीक है, आपका आशीर्वाद है सर। अरे भाई, आशीर्वाद तो काली माता के ऊपर वाले का, हमारा कितना। अरे आपके माध्यम से ही आएगा ना, आपके माध्यम से ही आएगा। विवि दादा, एम दादा प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत लंबा है, मैंने देखा इसको पढ़ के, बहुत लंबा है। 2 पार्ट में कर लेंगे सर। तो मुझे लगता है कि पहले हम ये शुरू करते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी कब से आई और उसके बाद में उसने क्या क्या खुराफात किया उसके बारे में करते हैं, फिर अपन तिब्बत के एनेक्सेशन पे आते हैं। क्योंकि 1949 में, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द व्यूअर्स, 1921 में आफ्टर सक्सेस ऑफ कम्युनिस्ट इन रसिया इन 1917, 1921 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बनी और उसके बाद में फिर यहाँ वहाँ खुराफात होती रही, कभी ये करते रहे, कभी वो करते रहे। जापानीज, फिर वर्ल्ड वार आ गया, जापानीज ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, तो इन्हें मौका मिल गया जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड देन अल्टीमेटली दे ओवरथ्रोन द रूलिंग गवर्नमेंट ओवर देयर ऑन 1 अक्टूबर 1949। और फिर वहाँ से 1949 से लेकर के वो लोग वहाँ पर जो भी एक्सपेंशनिज्म है वो अपना बढ़ाते रहे। और 1950 के आसपास में उन्होंने तिब्बत की तरफ को ध्यान दिया और फिर तिब्बत के साथ में पहले उन लोगों ने समझौता किया कि ठीक है, हम तुम्हारे को ऑटोनॉमी दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। गन पॉइंट पे समझौता कर लिया और फिर तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया, पूरा कब्जा कर लिया। दलाई लामा को भागना पड़ा। 1947 से हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत कम्युनिस्टों के प्यारे थे, स्टालिन के बहुत प्यारे थे। तो जो 1949 में चाइना में जो गवर्नमेंट आई तो उसके ऑब्वियसली उनके भी प्यारे रहे थे। तो उन्होंने कभी एंटिसिपेट किया नहीं कि एक बार तिब्बत को कब्जा कर लेगा तो हमारी तरफ भी घुस जाएगा। और जब दलाई लामा को इन लोगों ने यहाँ पर असाइलम दे दिया तो फिर उन्होंने यहाँ पर भी अटैक कर दिया। एनीवे, तो लेट्स स्टार्ट विद कि चाइना में
शॉर्ट में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चाइना की ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। बैकग्राउंड जरूरी। हाँ, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट नहीं होते तो, और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि चाइना की उस समय गवर्नमेंट थी वो ताइवान में चली गई है, अभी भी वही गवर्नमेंट वहां पर चल रही है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो मैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना थोड़ा सा एक विकिपीडिया का, या विकिपीडिया इज द अल्टीमेट सोर्स, जहां पर, अरे बाजवा साहब भी आगे बैठे हैं। बाजवा साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, म्यूट हो। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। अच्छा टॉपिक है जी। हाँ जी सदेव जी, सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जवाती जी। मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। मैं भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कैमरा बंद किया हुआ है। करते रहिए, इधर मेरा करते रहिए। लैपटॉप है। सेम यार, देखो जी अपना चल रहा है काम। ठीक है दादा, आप कंटिन्यू रखिए। एक कान आपकी तरफ है और एक कान इधर है। चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, मजूमदार दादा पढ़ोगे इसको? जी जी, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूंगा उतना ही पढ़ना है सर, क्योंकि मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, काफी लंबा है। जी सर, यहाँ से पढ़ो, ये जो है ना चाइनीज। हाँ जी, हाँ। The Chinese Communist Revolution was a social and political revolution in China that culminated in the establishment of the People's Republic of China in 1949. For the preceding century, China had faced escalating social, economic, and political problems as a result of Western imperialism and the decline of the Qing dynasty. Cyclical famines and an oppressive landlord system kept the large mass of rural peasantry poor and politically de-enfranchised. The Chinese Communist Party was formed in 1921 by young urban intellectuals inspired by European socialist ideas and the success of the Bolshevik Revolution in Russia. The CCP originally allied itself with the nationalist Kuomintang party against the warlords and foreign imperialism. But the Shanghai massacre of the communists, ordered by the KMT leader Chiang Kai shek in 1927, forced them into the Chinese Civil War. रुक जाओ स्टॉप। अभी ये समझ में आया कि 1921 में ये वहां पे एस्टेब्लिश हुई थी बिकॉज ऑफ बोल्शेविक एंड जो यूरोपियन सोशलिस्ट लोग थे उनके चक्कर में, और 1927 में कम्युनिस्टों का मास्कर किया गया था वहां पर। तो दिस टिकट, इसके बाद ओरिजिन ये पढ़ने। हाँ जी, origins. Starting during the end of the European Qianlong's reign, starting during the end of Emperor Qianlong's reign, China entered a long period of decline, known to modern historians as the Century of Humiliation. Successive Qing administrations failed to address growing problems such as economic stagnation, official corruption, and military weakness. Massive peasant rebellions, most notably the Taiping Rebellion, cost millions of lives and ravaged the countryside. Japan and the Western powers forced China to accept unequal treaties that gave them territorial concessions and allowed them to exploit the Chinese economy. China had been turned into a semi-colony by the time of Boxer Rebellion. The landlord system. Foundation of the Chinese Communist Party. The Shanghai Massacre. On April 12, 1927, Chiang Kai shek and his right-wing faction of the KMT massacred the communists in Shanghai. The White Terror spread nationwide, and the United Front collapsed.
In Beijing, 19 leading communists were killed by Zhang Zolin. That May, tens of thousands of communists and those suspected of being communists were killed, but the CCP lost approximately 15,000 of its 25,000 members. Only in Wuhan, where leftist sympathizer Wang Jingwei split from Chiang and, proclaimed a civil nationalist government, were the communists safe to hold their fifth National Congress. However, under pressure from Chiang, Wang eventually purged communists from his government and declared his loyalty to the right-wing government in Nanjing. Post-war situation. Second phase of the Civil War, 1945 to 1949. The impact of the war on the social and economic conditions of China had been brutal. An estimated 20 to 25 million Chinese were killed in fighting, massacres, and man-made natural disasters. By 1946, Chinese industries operated at 20% capacity and at 25% of the output of pre-war China. The influx of cheap American goods forestalled any recovery. In order to coordinate with the war effort, the nationalist government had taken over more than 70% of Chinese industry, a dramatic increase from the 15% it owned before the war. This consolidation of wealth in the regime's hands contributed to the pervasive problem of corruption. The nationalist currency had been undergoing hyperinflation since the beginning of the war. By 1945, retail market prices had reached 3,000% of their 1937 levels. This problem was compounded by the presence of numerous other currencies printed by the Japanese, communists, and other local authorities. The nationalist government failed to curb inflation and the Japanese surrender and continued and after the Japanese surrendered and continued to print more currency to pay for the civil war. Hyperinflation reduced the real wages of peasants, workers, and especially soldiers, and destroyed the savings of the upper middle class that was Chiang's base of support. Wait. Establishment of the People's Republic. The founding of the Central People's Government of China was formally proclaimed by Chairman Mao Zedong on October 1, 1949 at 3 p.m. in Tiananmen Square in Beijing, the new capital. The new national flag of the People's Republic of China, the five-starred red flag, was officially unveiled and hoisted to a 21-gun salute. The ceremony was followed by a PLA military parade, commanded by Nie Rongzhen, the commander of the Northern China Military Region, and inspected by Zhu De, the commander-in-chief of the PLA. The parade involved around 16,000 PLA officers and personnel. The parade, which was approved in June 1949, was the first large-scale and modern Chinese military parade, with the country having never done a public review of troops before under previous governments. Liu Bocheng proposed to parade directors Yang Chengwu and Tang Yanjie be organized in the Soviet format, having personally witnessed a military parade on Red Square in Moscow. The Northern Military Region Band, now the Central Military Band of the PLA, provided musical accompaniment, which included the military anthem of the People's Republic Army and the new national anthem of China, the March of the Volunteers. एक मिनट दादा, समझे क्या है? चाइना में कम्युनिज्म लाने के लिए रसिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जी, रशिया मॉडल इन लोग फॉलो किए शुरू में. वो जापानीज जब घुस गए थे ना मंचूरिया में, तो मंचूरिया में जापानीज को भगाने पे भी इन लोगों ने काम किया था पूरा. So anyway, so this is the brief history of establishment of the communist government in China. अब आ जाते हैं तिब्बत के ऊपर. इसको मैं करता हूँ बंद.
फिर ये क्या करते हैं, तिब्बत के ऊपर आते हैं। दिस वे इट्स ओके ना? अभी एक तो हमने पेज खत्म कर लिया। जी सर, इट्स ओके सर। नेक्स्ट पेज इज दिस, दिख रहा है? जी, साफ दिख रहा है। चाइना टिबेट 1950 to present. Crisis phase January 1st, 1950 to March 9th, 1959. The People's Republic of China (PRC) asserted its national sovereignty over the Tibetan region on January 1st, 1950. Representatives of the PRC government and the Tibetan दादा region. एक मिनट, to remind जी viewer, जी जी CCP was established in China on 1st October 1949. Okay, जी सर। and then within 3 months, 1st October, अक्टूबर फुल, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को बोलता है चाइना कि तिब्बत हमारा है। पढ़ो जी। Representatives of the PRC government of the Tibetan region held talks in Kalimpong, India, beginning on March 7, 1950. तो चाइनीज, कलिम्पोंग हाँ, या वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पता ही नहीं था मुझे। फिर से पढ़ता हूँ सर। Representatives of the PRC government and the Tibetan region held talks in Kalimpong, India, beginning on March 7, 1950. The Chinese government demanded that representatives of Tibet arrive in Beijing by September 16, 1950, but Tibetan officials ignored the demand. PRC government troops entered the Tibetan region on October 7, 1950, and Chinese troops captured the town of Kamdo, Shamdo लिखा हुआ है, on October 19, 1950. Tibetan officials requested military assistance from India. The spiritual leader of the Tibetan people, the Dalai Lama, referred the matter to the United Nations on October 11, 1950. The UN General Assembly condemned the Chinese invasion of the Tibetan region on November 18, 1950. On December 19, 1950, the Dalai Lama left Lhasa for the town of Yadong on the Tibetan-India border. Chinese and Tibetan representatives signed the agreement of the Central People's Government and the local government of Tibet on measures for the peaceful liberation of Tibet in Beijing on May 23, 1950, which allowed the Dalai Lama to control internal affairs in Tibet. The Dalai Lama returned to Lhasa on 17 August 1951. Tibetans rebelled against the PRC government in eastern Tibet, Sichuan province, beginning in May 1956. Khimai Gongbo led a rebellion. Khimai Gongbo led a rebellion against the PRC government in the Kamdo region, beginning on July 21, 1956. The Dalai Lama traveled on an official visit to India from November 56 to February 1957. The US government provided military assistance, weapons, ammunition, and training to Tibetan rebels beginning in December 1956. On December 18, 1956, the UN General Assembly approved a resolution calling for the end of Chinese repression against the Tibetans. Khamka tribesmen rebelled against the Chinese government in eastern Tibet beginning in August 1958. Conflict phase March 10, 1959 to March 31, 1959. Tibetans began a rebellion against the PRC government in Lhasa on March 10, 1959. The Dalai Lama departed from Lhasa on March 17, 1959. Tibetan rebels launched attacks against the Chinese government officials and troops on March 19, 1959, and Chinese troops launched a counter-offensive against the Tibetans on March 20, 1959. Chinese government troops captured Lhasa on March 25, 1959, resulting in the deaths of some 2,000 Tibetan rebels. The Chinese government dissolved the Tibetan government, headed by the Dalai Lama, on March 28, 1959, and the Panchen Lama assumed control of the Tibetan government on 5th April 1959. The Malayan government condemned the Chinese government's use of military force
against the Tibetans on March 30, 1959, and Prime Minister Nehru of India expressed support for Tibetan rebels on March 30, 1959. The Dalai Lama and some 80 supporters fled into exile in India on March 31, 1959. Some 87,000 Tibetans and 2,000 Chinese government troops were killed, and some 1 lakh Tibetans fled as refugees to India, Nepal, and Bhutan during the conflict. Post-conflict phase, April 1, 1959 to the present. The PRC government closed the monasteries in Tibet and imposed Chinese law and custom in the region. The International Commission of Jurists (ICJ) established a 7-member commission of inquiry comprising the countries of Burma, Ceylon, Ghana, India, Malaya, Norway, and Siam, headed by Purushottam Tikam Das of India on July 26, 1959. The Dalai Lama referred the matter of Tibet to the UN Secretary-General Dag Hammarskjöld on September 9, 1959. The UN General Assembly condemned China's disrespect for human rights in Tibet on October 21, 1959. Some 340,000 Tibetans died during famines caused by economic reforms between 1960 and 1962. The Chinese government established the Tibetan Autonomous Region (TAR) on September 9, 1965. That's it. बाकी तो बात की बात है, वो सब वैसे ही करते हैं. जी सर. So the background, I think, is understood by the viewers कि चाइना कैसे तिब्बत में घुसा, दलाई लामा को कैसे बेवकूफ बनाया, पंचन लामा को कैसे घुसेड़ा, कितने लोगों को मारा, कितने लोग हिंदुस्तान में आए, नेपाल में गए, भूटान में गए. तो आई एम स्टॉपिंग दिस शेयरिंग आल्सो. सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है. डिस्पाइट CIA intervention, why couldn't the Americans exert control when they have a say in the UN? चलो देखो, पढ़ो. In 1974. In 1974, the PRC government ended its repression of Tibet and granted amnesty to Tibetans who had earlier been imprisoned. The US CIA ended military assistance to Tibetan rebels in 1979. Wait. 1979 year is significant in the sense, in 1979 only China has invaded Vietnam. जी. So Vietnam earlier was having tussle with USA. Yes. So this answers my question, sir. Correct. So once the Vietnam affair is over, CIA and America was having क्या बोलते हैं, inbuilt hatred against Vietnam. So the moment this Chinese invaded Vietnam, it may be at the behest of Kissinger and Nixon also. Then they stopped military assistance to Tibet. बाबा एक चीज और है इसमें जो मेरे को समझ आती है, जो मैंने अंडरग्रेड में पढ़ा, 79 में 75 या 76 में माओ मर गया था, ठीक है, उसको डैंग शॉपिंग ने रिप्लेस किया. 76 में मरा था. हाँ, 76 में मरा ना. उसके बाद अमेरिका का इंटरेस्ट तिब्बत में इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अमेरिका आल्सो वाज कोलैबोरेटिंग विद चाइना फॉर इकोनॉमिक, इनका जो है ना, तो दैट्स व्हाई दे डिडंट वांट टू एलिनेट चाइनीज, बिकॉज अमेरिकन्स के लिए वो चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट थी. और डैंग शॉपिंग जैसे मैंने पहले बोला था, ये फ्रांस में पढ़ा था, तो इसका आउटलुक माओ से डिफरेंट था. तो चाइना की जो डेवलपमेंट शुरू हुई है या वेस्ट की तरफ, वो डैंग शॉपिंग के रेन में हुई है, जो 1997-98 में आई थिंक ही डाइड. yes. तो ये एंगल भी है. अमेरिका देन उनके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, so they didn't pay attention. They didn't want to do anything. Then has opened the economy, na? Yeah. And he, in spite of being communist, he invited all people to invest in China and this and that. तो उसी को मतलब मार्केट को कैप्चर करने के चक्कर में शायद एक ये भी फैक्टर था. बट मेरे ख्याल में वियतनाम वाला फैक्टर भी था, वो भी था. 5 जनवरी को उसने इन्वेड किया था ना वहाँ पे, 5 जनवरी 1979 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना में थे उस समय. और वियतनाम ने अच्छी खासी मार लगाई थी चाइनीज को. हाँ.
सो बाकी तो ये बात की हिस्ट्री है, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है साहब, एग्रीड? Agreed, sir. And Yes. thanks to Jai Bharati sir for his contribution. That अभी is- जो आप बोले, अरे हमारे पैनलिस्ट काफी, अरे अवगढ़ अंदर आना है, आजा भाई। एम दादा एक चीज और, जी सर, 71 वॉर में भी हेनरी किसिंजर जो सेक्रेटरी स्टेट था सीक्रेटली फ्लू फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना, इसीलिए वो बांग्लादेश में दे डिडंट वांट टू एलिनेट, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म प्लान था कि चाइना के मार्केट को कैप्चर करना। तो ये बांग्लादेश का जो जेनोसाइड हुआ है, जी जी they had the blessing of America. एब्सोल्युटली। तो अमेरिकन्स जो है ना, so just want to add a little tidbit here. यस सर, यस सर। No, it's valuable information for us, sir. Thanks a lot, sir. 71 का वार तो मेरे ख्याल में जबरदस्ती इसने अमेरिका ने लड़वाया था। हाँ, लड़वाया था ये। बिकॉज जो 65 में जब हमारी फौजी ने इनके जो पैटर्न टैंक और सब तोड़ दिए थे ना, उस चक्कर में इनको बड़ी तकलीफ हुई। एम दादा अगर मौका मिले तो एक किताब है ब्लड टेलीग्राम, अच्छा, मैं देख लूंगा सर। वो पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी थी, अभी जी। 4-5 महीने पहले खत्म किया, उससे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर मैं 1 सेकंड में आऊँ सर, 1 हाँ, सेकंड। फोन आ रहा है, किसी का बज रहा है। हाँ, मेरा। जब भारती साहब पढ़ूं? एम बाबा को आने दो। अच्छा ठीक है, हाँ आने दो, उन्हें भी आने दो, उनका तब गप्पे मारते हैं फिर। चलो आ गया क्या अवगढ़? और नहीं आ रहा? कौन कौन है आज हमारे पास साथ में? अवगढ़ सिंह गौतम है बैठे पीछे तरफ को। Some astrological evidences suggest that around 15,000 BC Lord Shiva lived on that place. क्या है ये, क्या करता रहता है? एक्चुअली हाफ तिब्बत तो हमारा है, हाफ तिब्बत हमारा है। लॉर्ड मानसरोवर, लेक मानसरोवर इज, हाँ बाजवा जी सही। क्या है ये? और दादा नमस्कार। चाइना जो आप देखें ना, अगर चाइनीज की पॉपुलेशन देखें तो उनका 90% पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में रहती है। तिब्बत में तो रह ही नहीं सकता कोई, एक तो जगह ही इनहेबिटेबल है। आई मीन अगर आपने मानसरोवर, कैलाश सरोवर पे पिलग्रिमेज पे भी जाना है तो अप्रैल के बाद जाओ और सितंबर से पहले जाओ। पॉपुलेशन बहुत कम है और लोग रह नहीं सकते। उनकी 80% पॉपुलेशन तो कोस्ट पे रहती है ना, उधर जापान कोरिया की तरफ, वो भी साउथ वियतनाम की तरफ ज्यादा मेजोरिटी। इस तरफ तो पता नहीं वो कैसे आ गए। और जो इलाका इन्होंने अभी मुसलमानों का इलाका पकड़ा हुआ है, शिनजियांग वाला, वो भी सेंट्रल एशियन में आता है। वो चाइना में पता नहीं क्यों कैसे कहाँ से ले लिया। मेरे ख्याल में पांडवों ने जितने कौरवों को मारा है वो सारे सारे जाके चाइना में पैदा हो गए। उनको जमीन से ज्यादा प्यार है, चाहे जमीन कैसी भी हो। सही कह रहे दादा। हमें तिब्बत का ये इलाका जो कैलाश मानसरोवर है, यहाँ पे कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी ने कोई लड़ाई नहीं की, क्योंकि जगह ही ऐसी है, कोई रह नहीं सकता वहां पे। लगता है दुर्योधन जो है ना, माओ की उसमें आ गया, उसकी आत्मा ना माओ में आ गई थी, इसमें जमीन चाहिए ना। मंगोलिया भी तो जय भारती साहब जी दादा, ब्रिटिश लोगों ने बहुत उल्लू बनाया चाइनीज लोगों को। इतना अफीम पिलाई, इतनी अफीम पिलाई कि बेचारे सब भूल गए थे वो लोग। लेकिन दादा एक बात आपको बताता हूँ, चाइनीज की एक बात की मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ब्रिटिश एक भी गैरिसन, एक भी फौज चाइनीज की नहीं बना पाई। इसलिए चाइनीज ना हमसे इसलिए भी कतराते हैं कि इंडियंस विलिंगली फॉट, जहां जहां भेजा चले गए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन चाइना में वो एक सिंगल यूनिट भी नहीं बना सके चाइनीज। उन्होंने कहा वी रिफ्यूज, नो वी विल नॉट फाइट फॉर ब्रिटिश, यू नो। हाँ जी, जय भारती जी। हाँ जी, आपको पता नहीं कि चाइना में ना सिर्फ जो हान पीपल हैं, एक किस्म के लोग हैं, वही बचे हुए हैं। जी, बाकी जी, जितने भी पुराने लोग जी, थे वो सब मर गए। उन्होंने सब लोगों को खत्म कर दिया। हान कल्चर जो है फैल रहा है पूरा।
हान कल्चर 90% हान कल्चर है, बाकी जितने भी जी, उनके जी। कल्चर्स थी ना, जैसे इंडिया में तो ये खत्म कर दिया 29 गया, बिल्कुल। 29 स्टेट्स हैं, हर एक का अपना अपना लैंग्वेज के पहनावा, फोक म्यूजिक, खाना है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, उनके यहाँ पे दो ही रह गई हैं, साउदर्न कैंटोनीज और नॉर्दर्न हान, और वो भी नॉर्दर्न हान वाले ही जीत रहे हैं, वो ही जी, खत्म कर देंगे। और ये बाकी के तो बेचारे जो तिब्बत वगैरह हैं और शिंसियां वाले हैं, इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं। मंगोलियंस इवन जो मंगोल्स हैं उनका भी कुछ नहीं है। अच्छा, वो भी मिक्स हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो ये कहना कि चाइनीज एज अ सिंगल, उन्होंने अपने लोगों को बच्चे एक एक उनमें से जितने भी नेशनैलिटीज थी एक जीत गई, बाकी सब खत्म हो गए। और जहाँ तक ओपियम वॉर्स का ख्याल है, तो आपको पता है कि चाइना ब्रिटिश ने इंडिया में ओपियम उगाई थी, और ये जो हमारे पारसीज हैं मुंबई के, कलकत्ता के, इन्होंने ये शिप बनाते थे, इन्हीं की शिप्स पे इंडिया से ओपियम जाती थी हांगकांग साउदर्न के चाइना में, और उन्होंने इधर से ही उनको ओपियम के ऊपर हुकअप करवाया, उनकी चाइनीज आर्मी को डिफीट किया और हांगकांग लिया। और जो इंडिया में जो किसान ओपियम नहीं लगा सकते थे, उनको मॉरिशियस, गयाना, सुरीनाम, सारी दुनिया में भेज दिया उनकी जमीनें लेके। जी, जी। बाजवा जी, हाँ जी। घनश्याम दास बिरला तो बने इसीलिए घनश्याम दास बिरला हैं, दबा के चाइना में उन्होंने स्मगल किया था वहां से, कलकत्ता से। तो ये जो ड्रग स्मगलिंग है ना, ओपियम, आजकल हेरोइन होती है, पुराने जमाने में ओपियम होती थी, ये बहुत पुराना व्यापार है। हम्म। तो खैर, शुरू करते हैं आगे फिर चाइना वार के जी, बारे में। the Sino-Indian War. The Sino-Indian War, also known as the Indo-China War of 1962, took place और between uh, took place between China and India from October to November 1962. It was a military escalation of the Sino-Indian border dispute. Fighting occurred along India's border with China, east of Bhutan, about the northeastern frontier agency of India, and west of Nepal, about the Ladakh region of India, and for control of Aksai Chin. There had been a series of violent border skirmishes between the two countries, and after the 1959 Tibet Uprising, when India granted asylum to Dalai Lama, Chinese military action grew increasingly aggressive after India rejected proposed Chinese diplomatic settlements throughout 1960 to 1962, with China recommencing previously banned forward patrols in Ladakh after 30th April 1962. एक मिनट दादा, जी सर। बाजवा साहब, जय भारती साहब, आप लोग बता सकते हैं कि इसने क्या किया है? ये बोल रहा है कि ईस्ट ऑफ नेपाल और वेस्ट ऑफ नेपाल बोल रहा है, नेपाल को क्यों बकस दिया था उसने? नेपाल उसको अलग से रखना था। नेपाल के ईस्ट में देखेंगे तो सिक्किम आता है। उस टाइम जब ये लड़ाई हुई थी तो सिक्किम वाज सेपरेट कंट्री है ना, हम्म। और आई थिंक उनका उनका इरादा तो ये था कि हम सिक्किम को भी हड़प कर लें किसी जी, तरह। जी, जी, जी। और वेस्ट में नेपाल के तो तिब्बत ही है, या हिमाचल के नॉर्थ में देखें तो। दादा उस टाइम ये हो सकता है कि वो तिब्बत तक तो आ गए, अच्छा सप्लाईज कैसे लाएंगे अगर वॉर, उन्हें इतना पता था कि इंडिया की जो आर्मी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, ये मैं 59 की बात बता रहा हूँ, तब तक एयरफोर्स भी थी, राइट। जी। तो चाइना की इतनी इंटेलिजेंस थी कि अगर हमने नेपाल में या सिक्किम में किया तो इंडिया माइट रिटेलिएट। जो इंडिया ने 62 में अपनी एयरफोर्स यूज नहीं की स्टार्टिंग, तो वो भी दे कैलकुलेटेड, तो उनको था कि अभी एक बड़ा लैंड मास तिब्बत को तो पहले हड़प लो, वंस दे हैव देयर फीट ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद अब वही कर रहे हैं, अब भी शी जिनपिंग कर रहा है ना 50 साल के बाद। तो उस टाइम पे हो सकता है माओ की कैलकुलेशन ये होगा कि अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं है, तो जो कर सकते हो उसे हड़प लो, और फिर देन यू स्टार्ट मेकिंग ट्रबल। दैट्स व्हाट माय ट्रू आउटलुक इज। दादा गो अहेड। There had been a series of violent border skirmishes between the two countries after the 1959 Tibetan Uprising, when India granted asylum to the Dalai Lama. Chinese military action grew increasingly aggressive after India rejected proposed Chinese diplomatic settlements throughout 1960 to 1962, with China recommencing previously banned forward patrols in Ladakh after 30th April 1962. Amidst the Cuban Missile Crisis, China abandoned all attempts to
towards a peaceful resolution on 20th October 1962, invading disputed territory along the 3,225 kilometer border in Ladakh and across the McMahon Line in the northeastern frontier. Chinese troops pushed back Indian forces in both theaters, capturing all their claimed territory in the Western Theater and the Tawang Tract in the Eastern Theater. The conflict ended when China unilaterally declared a ceasefire on 20th November 1962 and simultaneously announced its withdrawal to pre-war position, also known as the line of actual control, that बस is the बस बस effective China-India border. बस छोड़ दो, इतना ही है. दिस इज द जिस्ट ऑफ. आगे वो नहीं करते. नाउ वी आर गोइंग टू द रियल रीजन कि क्यों हम लोग हारे थे, और जो बाजवा साहब परसों बोल रहे थे जी उसको जी दिखाता हूँ मैं. दिख रहे हैं? जी. Ex-Indian Air Force Chief Tipnis blames Nehru for defeat in the 1962 China War. New Delhi. ये डेट है 20th November 2012. A former IF Chief Marshal retired A.Y. Tipnis has sought to blame former Prime Minister Jawaharlal Nehru for India's defeat in the 1962 war with China amid a continuing debate on why air power was not used during the conflict. Speaking at a seminar India and China after decades of the 1962 war, here Tipnis also alleged that Nehru had surrendered national security interests to realize his ambition to be a world leader. It was more or less universally accepted, perhaps grudgingly, not openly in some Indian quarters, that to serve the dubious purpose of political survival, that Pandit Nehru, with his grandiose vision of a conflict-free, non-aligned world, surrendered with vital national security interest to the ambition of being a world leader, he said. The remarks made yesterday came against the backdrop of the recent comments by the current Indian Air Force Air Chief Marshal N.A.K. Brown that the outcome of the 1962 war with China would have been different had the Air Force been used in an offensive role. बाजवा साहब, Asked to expand on his remarks, Tipnis today said Nehru was the major contributor for India's debacle. "72-year-old Tipnis, who had a 3-year tenure as Indian Air Force Chief from December to 31st, 1998, was commissioned as a fighter pilot in 1960, 2 years before the hostilities broke out between India and China. Tipnis said he had also seen an army chief in those days being ticked off like a schoolboy by Prime Minister Nehru for his alleged petulance. The issue of IF not being used in the 1962 hostilities is still debated by military historians and experts, and there is no clarity as to why the Air Force was not used. Brown said that the Indian Air Force was not allowed to be used in an offensive role and confined only to provide transport support to the army. These are open and glaring lessons we should have imbibed, he added. For the last time in the last 50 years, India celebrated the anniversary of the 1962 war with China on October 20th, where Defense Minister A.K. Antony, along with the three service chiefs laid wreaths on the Amar Jawan Jyoti to pay tributes to the martyrs and participants of the war. बाजवा साहब, कमेंट प्लीज. हैं? अच्छा, ये बिजी समझ. नहीं, मैं भी सुनूंगा. आप बोलिए, मैं बीच में चला गया था, मेरा ना फोन आ गया था. हाँ, वो दो आर्मी चीफ बोल रहे हैं, सॉरी, दो एयरफोर्स चीफ बोल रहे हैं. उस समय का जो दोबारा पढ़ दो. नहीं, 72-year-old Tipnis, who had a 3-year tenure as Indian Air Force Chief from December 31st, 1998, was commissioned as a fighter pilot in 1962 years before the hostilities broke out between India and China.
Tipnis said he had also seen an army chief in those days being ticked off like a schoolboy by Prime Minister Nehru for his alleged petulance. The issue of the IF not being used. ऊपर वाला ये पढ़ो ये बताओ. The remarks made yesterday by Tipnis came against the backdrop of the recent comments by the current Indian Air Force Chief, Air Chief Marshal N.A.K. Brown, that the outcome of the 1962 war with China would have been different had the Air Force been used in an offensive role. ये भी पढ़ लीजिए sir. Asked to expand on his remarks, Tipnis today said Nehru was the major contributor for India's debacle. संदीप. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है. हाँ जी. और I mean एयरफोर्स को तो लेने के आना चाहिए था ना. I mean और अनदर थिंग थी कि बिकॉज नेहरू वाज मोर इनटू कम्युनिस्ट और कम्युनिस्टों ने धोखा दिया और उस तरह से अमेरिका भी उनके साथ नहीं है, कम्युनिस्ट भी उनके साथ नहीं है. नॉन अलाइन पॉलिसी की वजह से ये सब हुआ. आई थिंक जो नाम बनाई थी ना नेहरू ने, बिल्कुल उसी के चलते से प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ शांति दूत. राइट. शांति दूत हो तो हमें तो आर्मी भी नहीं चाहिए. Lessons Nehru learned from India's war with China. ये कौन है? डेली. हाँ, ये 7 जुलाई नेहरू लर्न. हाँ, नेहरू लर्न. जी 7 जुलाई 2017 का आर्टिकल है. बबेले, पीयूष बबेले. If China is not afraid even of a nuclear war, because as it is often said that they can afford to lose a few 100 million people and yet have enough numbers left. फिर से पढ़ो. China is not afraid even of a nuclear war, because as it is often said, they can afford to lose a few 100 million people and yet have enough numbers left. Quote unquote Jawaharlal Nehru. Now, Majumdar Dada, was China nuclear power in 1962? I don't think so, sir. नहीं सर, बिल्कुल नहीं था. नहीं. तो ये पब्लिक उल्लू बना रहा है ना. हाँ जी. So he has to, cook up some reason for not taking proper action at that time. So बाद में, in hindsight, he thought about this. पढ़ो सर. यहाँ से पढ़ने का ये जनरल परसेप्शन. The general perception is that Nehru did not play the desired role in the India-China War of 1962. The defeat of 1962 still haunts our collective conscience, and we do not want to accept any reasonable explanation for it. But it is time to ask ourselves how Nehru, a world leader of his time, had faced the Indian people, including many of his fans, once the war of 1962 was over. And what was the root cause, other than the immediate strategic reasons for the Chinese aggression? Were his public statements similar to those of the present political brass? Had the great debacle forced him to deviate from the policy of non-alignment? What was the fundamental difference between the policies of a democratic republic and a communist nation? ये question बहुत important. What is the difference between a democracy and a communist republic? These questions were duly answered by the first Gandhian. Well before the war of 1962, Nehru wrote to the then chief ministers, "I do not like the idea of continuing tension and potential conflict between India and China. This is not because I am enamored of China, but I am enamored of India and peace. The burden of constant friction on a long border with a powerful country will be great, and even worse than that burden will be the spirit of hostility that this arouses and which leads us to think in the wrong direction." Despite such apprehensions, Nehru understood the gravity of the situation, and so he wrote in the same letter, "In fact, however, that our attempts at friendship with the Chinese government have failed, and there is unfortunately some actual and a great deal of potential conflict in the air. To say this,
is due to a policy of non-alignment is to misunderstand the situation completely. Any other policy would not have prevented this happening, but have accelerated it and made it more difficult for us to play the part we did in the furtherance of world peace. ये भाषण के अलावा कुछ नहीं है, बेकार का बात। इसको बेवकूफ नहीं बनाया गया था क्या? नहीं, ये जानबूझकर बेवकूफ बना है। नहीं, एयरफोर्स तिब्बत को आर्म सप्लाई कर रहा था यूएसए। जी। So he thought that under the pressure of America, who is supporting Tibet, China will never dare to invade. attack us. अमेरिका ने उसको उल्लू बनाया लगता है। मेरा चल, जब भी उसने उसे कनेडी से हेल्प मांगी, कनेडी ने इसको दिखा दिया अंगूठा, बोला जा ऐसे तैसी करा, नहीं देता हूं मैं तेरे को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज्यादा तू उसकी स्टालिन की और रसिया की वो करता है, उधर जाके मांग ले उससे जो कुछ मांगना है। अच्छा, ये 2017 का पोस्ट था, तो इसमें देखिए ये लिख रहा है, इट इज ट्रू नाउ दैट देयर आर सम विजिबल चेंजेस इन इंडियाज इंटरनेशनल पॉलिसी, दो इट्स फंडामेंटल्स आर द सेम। मतलब 2017 का देखिए वही चीज बता, फंडामेंटल्स आर द सेम। Fundamental in the sense that time also Narendra Modi used to call the placate. After the war of December 22nd, 1962, Nehru once again wrote to the chief ministers, a great deal has been said about the unpreparedness of our army. This may be partially true, but the general impression created on this subject is, I think, not true. He also acknowledged the lack of winter clothing or modern arms for the forces. On the whole, it could not be said that lack of winter clothing or modern arms had a very great impact. उसको तो जाना नहीं था, लड़ना नहीं था। कैनवस के जूते पहनकर विदाउट विंटर क्लोथिंग लोग गए, फ्रीज हो गए वहां स्नो में। He recognized the second cause as the second major disadvantage to our army was the fact that our forces had been sent rather hurriedly from low altitudes near sea level to an altitude of about 14,000 feet. After analyzing the two strategic disadvantages, Nehru moved to the chief reason of the conflict and said, it is easy to be wise after the event. It is easier to criticize what has happened. उसका क्या जा रहा है? In the same letter, Nehru clearly indicated the fundamental differences in the policy followed by the two neighbors. It, that is China, is not afraid even of nuclear war because as it is often said, they can afford to lose a few hundred million people and yet have same चीज repeat कर। देखिए ये फोटो। Chow in lie and idiot. हाँ जी, एक और बात आपको सोचने वाली है कि जनरल BN कॉल जो नेहरू के रिश्तेदार थे, जी उनको प्रमोट कर दिया पहले ही, और जो हाई डेकोरेटेड जनरल थमैया थे जो करगिल की पहाड़ियों में टैंक तक ले गए थे। हमारे पिटारे में है सर, उसके बारे में मैंने रखा हुआ है, उसको बताऊंगा बाद में, पहले थोड़ा सा पब्लिक को समझ जाए। BN कॉल TN कॉल दोनों के बारे में। ओके, गुड, थैंक यू। TN कॉल की गर्लफ्रेंड चाइनीज थी, वो भी बने मालूम। ये पढ़ो सर। After independence, Nehru fully focused most of the national and international recourses on nation and institution building. The policy of non-alignment provided India the opportunity to get help from both blocs. He said in the letter, India was said to be the chief non-aligned country in the world and a country which constantly preached the virtues of peaceful coexistence. If India could be humiliated and defeated and perhaps even driven into other camp of Western powers, that would be the end of non-alignment for the other countries also, and the Russia policy would have been broken down. This is to be emphasized, and the Russia policy would have been broken down. It is further said, India had to be dealt with in furtherance of the wider policy and humiliated and forced either into joining the Western Bloc or into submitting to China. The submission does not mean physical domination, but more of mental surrender. At that time, it's all jugglery of words. At that time, Nehru concluded, the internal difficulties in China have made it more rash and adventurous, and extreme elements in the government therein have taken control. They see that unless some such action, that is warfare, is taken,
and China's industrial progress will slow down. The only way, therefore, is to prevent this is to create a situation in which the Soviet Union would be forced to come to China's help. In order to do this, India appeared to be what kind of an analysis is this? Apre. In order to do this, India appeared to be the safest target for the present. He's defending himself lock, stock, and barrel. Now the situation is although different, as our Defense and Finance Minister Arun Jaitley recently stated. Both the countries are nuclear powers and we have large number of weapons of mass छोड़ना इसको, destruction. इनको नहीं पढ़ना, रहने दो, ये क्या हाँ, किया? ये तो पता है सबको. ये क्या सोच रहा है कि हिंदुस्तान की जनता जो है बेवकूफ है और मैं कुछ भी बोल दूंगा एंड दे विल एक्सेप्ट इट, ऐसा सोच रहा है वो. अगर मतलब उनको अपना संभालना है, बिकॉज दे हैव कम न्यू टू द गवर्नमेंट, सो दे वांट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, एंड इसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया. दैट्स व्हाट ही वांट टू से, लाइक. यस सर. एंड इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विद रसिया, वो इधर एंगेज कर रहे हैं. वाह, क्या बात है. बाजवा साहब, दिल थाम के बैठो, एक चीज दिखा रहा हूँ आपको. हाँ जी, देखो 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 देखो, बहुत मसाला है आज. Were Nehru and Menon responsible for the 1962 to defeat? Rightly or wrongly, 1962 got ascribed to Krishna Menon and him alone. That's unfair. Certainly, he was one of the guilty men, but he was not the only guilty man. Mistakes were made all around. ये कौन बोल रहा है सर? नीचे आएगा ना, इंटरव्यू है ना, देखना कौन कौन है. ये है ना, ये हीरो मेनन, यही है कृष्णा मेनन. एक मिनट इमदादा, जरा ऊपर स्क्रॉल करो. राइटर का, इस आर्टिकल राइटर का नाम लिखा हुआ है, जरा ऊपर करो. बाय शोभा वॉरियर. ओके, ठीक है जी. ये साउथ इंडियन है. शोभा वॉरियर, ठीक है. जनवरी 28, 2020 जी, just before COVID. But it's good that people are talking about this now. Was V.K. Krishna Menon, then Defense Minister, the main reason why India lost the 1962 battle with China? History has vindicated Krishna Menon on the negotiated settlement with China. In the last 16 years, we have been negotiating. The biggest tribute to him is today India and China are negotiating. I would say the best tribute to Krishna Menon came from Vajpayee by him going to China in 2003. Jairam Ramesh, an author of A Checkered Brilliance, The Many Lives of V.K. Krishna Menon, tells इसीलिए नहीं बता रहा था, मैंने कहा नीचे करके आएगा. इसका इंटरव्यू है, ये इसने बुक लिखी है. जयराम रमेश का. जयराम रमेश तो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है ना. कांग्रेस पार्टी एडवाइजर है साहब आज की डेट में. तो बचाने के लिए यही सब. पप्पू का एडवाइजर है वो. पप्पू का एडवाइजर. सुरजेवाला के बाद में वही आया ना लाइन में. What made Nehru and Krishna Menon so close? The same wavelength. British upbringing. Nehru saw Krishna Menon's brilliance. Nehru saw that he was held in great intellectual esteem by people Nehru respected, like Harold Lasky, Stafford Cripps, and Clement Attlee. Then they also had a common theosophical background. Krishna Menon's first mentor was Annie Besant. Sorry. Nehru was a great admirer of Annie Besant. That's it. जयराम रमेश जेएनयू में पढ़ा है क्या? ये तो बता नहीं पाऊंगा सर. लगता है जयराम रमेश नेहरू में पढ़ा, रिसर्च करनी पड़ेगी उसकी. वहीं का होगा. ये सब खुरापात ऐसे ही लोग लिख सकते हैं. Great admirer of Annie Besant, और Krishna Menon was
First mentor. Krishna Menon was the literary agent for Nehru. He gave Nehru wider exposure and wider popularity, particularly in England and the European continent. Both of them saw India's freedom movement in the context. Both of them saw India's freedom movement in the context of the global struggle against imperialism, whether it was Spain, China, or Ethiopia. Krishna Menon was an extension of Nehru in many ways, in thought processes, in intellect. Nehru felt that everybody else in the Congress party was a UP leader or a Bengali leader or a Bihari leader. But Krishna Menon was an international figure that appealed to Nehru. एक मिनट रोकूं दादा, यहाँ यहीं पे रुकिए। ये देखिए ये क्या लिखा है, हाँ, जिस पे आपने हाईलाइट किया है। हाँ, नेहरू वाज अ लोनर। पकड़ा फटा, नहीं ऊपर इसकी बात कर रहे हो? नहीं, ये नहीं, नेहरू वाज अ लोनर but he unwound himself to Krishna Menon because Krishna Menon he was very well read. अब मैं देखिए मैं कहने क्या जा रहा हूँ, ये जितने पढ़े लिखे हमारे लीडर, और इनको ले लो और वो अनपढ़ माओ को ले लो, आप बताओ कौन सा लीडर है, किसका विजन अच्छा? लीडर का होता है विजन। बिल्कुल सर, ये हमारे पढ़े लिखे लीडर्स का विजन था, और माओ आते ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और बूम विजन। चाहे वो टायरेंट है लेकिन उसका एक विजन था, पढ़ा लिखा नहीं था ना। ये देखो नॉलेज एंड विजडम आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑलटुगेदर। अभी आप जयराम मे नॉट बी नॉलेजेबल, राइट? अभी आप जयराम रमेश की बात कर रहे थे ना, वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा है, उसके बाद करने की मेलन यूनिवर्सिटी, बेड़ा गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी बेड़ा गर्ग सदीप जी। और पप्पू का एडवाइजर है। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे का है ना जेएनयू में, वो सॉरी आईआईटी बॉम्बे का है ना ये जयराम रमेश? हाँ जी, बराबर है, जेएनयू को नहीं, आईआईटी बॉम्बे का है। If you read the letters Nehru had written to Krishna Menon in the 1930s and 1940s, you'll see that he was unburdening himself. He was talking about Gandhi, political issues, and even his personal affairs. That is why you said Krishna Menon was his soulmate. Yes, he was Nehru's soulmate. Then of course, soulmate का मतलब ही बदल दिया। शादी कर दिया क्या? शादी हुई थी? वही इसीलिए तो बोल रहा हूँ। एक मिनट, he was कृष्ण, ओह ओके ठीक है, मैं ईमेल पढ़ रहा था तो आई मिस्ड इट। दादा हंसे तो he was Nehru's soulmate. The soulmate has a very different meaning altogether in today's parlance. Yeah, you let And my it is coming from the mouth of Jairam Ramesh. अब कितना पढ़ा लिखा है सोचिए तो। दादा बाहर कर रहा होगा बाहर, when they would have been inside the room, ये बाहर देखता हुआ ना वहां पर पिछले जन्म में शायद। तो दादा इसका मतलब अपना पप्पू और जयराम रमेश भी सोलमेट्स है ना फिर? जी जी जी, लगता है अब पता नहीं पैसिव कौन है एक्टिव कौन है। Then of course, अच्छा ये पढ़ लेता हूँ सर थोड़ा सा। Then of course for every one page Nehru wrote, Krishna Menon wrote 4 pages. इसीलिए ज्यादा पढ़ा लिखा है। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा था, मैं 1 पन्ना लिखूंगा, कोई 4 पन्ना लिख दो, ज्यादा पढ़ा लिखा है। एग्जाम हॉल में होता है ना भाई, कितना लिखे हो, क्वेश्चन का आंसर कितना पन्ने भरे हो, तो मैं बोलता हूँ कि भाई 1 पन्ना लिख पाया मैं। जो बेवकूफ आदमी वो बोल रहा है मैं 5 पन्ना लिख दिया हूँ, गाय का कहानी। तीनों लोग मुझे ये बताओ, मार्च के महीने में, मार्च 1947 में वो आया था अर्ल माउंटबेटन, यहाँ पर अर्ल माउंटबेटन बीबी के साथ में, तो क्या नेहरू के चक्कर उसके साथ पहले शुरू हो गया था? ये बंदा कंट्रीब्यूट होगा, ये वहां पे था ना लंदन में बैठा हुआ। हाँ जी, हाँ जी, इसने सब कुछ फिक्स कराया होगा। सर थैंक्स टू यू सर, ये सब खोज कर निकाले हैं तकलीफ करके आप, नहीं तो ये सब मालूम ही नहीं पड़ता। देखिए अदरवाइज जयराम रमेश का टुच्चे का मैं इंटरव्यू क्यों लूंगा, लेकिन इसमें ये देख करके मैंने रखा है इसको। इनफैक्ट ये पढ़ो सर, पढ़ो
थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा एक लाइन नीचे से, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा सर, ये नीचे वाला पढ़ो। In fact, the correspondence between Nehru and Krishna Menon would occupy a volume by itself. ये क्या love letters लिखते थे? Other than Indira Gandhi, Nehru wrote the maximum numbers of letters to Krishna Menon. My dear soulmate, Mr. Menon. I could not sleep in the night. I was dreaming about Edwina Mountbatten. Please. My heart bleeds for you. वो संगम पिक्चर का गाना है ना, मैं बोलना नहीं चाहता, समझ जाओ। अरे गाइए ना, 2 लाइन गा दीजिए, क्या है? गाना क्या है? वो गाना था ना, वो मेरा प्रेम पत्र हाँ पढ़कर तुम नाराज ना होना। अरे बस पता है सर, हम गाली नहीं दे रहे सर, हम तो सिर्फ हंस रहे हैं। You said, despite the English education, British upbringing, and the British way of life, they were true Indians. Why? They were good Britishers, but they were true Indians. मार दिया उसने, खत्म। They were good Britishers, but they were very true Indians. क्या? They were true Indians. Good Britishers. ये समझने लगी। Good Britishers और true Indians. Good Britishers. लेकिन ट्रू इंडियन तो दादा इंडियंस थे ना, भारतीय तो नहीं थे ना। बात तो वही हो गई, इंडिया हु क्रिएटेड इंडिया, ब्रिटिशर्स। तो मैं तो ये कहता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, दादा आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यादा पता है, इंडिया दैट इज भारत। एग्जैक्टली सर, फर्स्ट पेज पे है। हाँ, मैं तो कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। मेरा तो अपना नैरेटिव चेंज कर लिया कुछ सालों से, जब से समझ आनी शुरू हुई ज्यादा इन चीजों में। इसको मत पढ़ो, बेवकूफी की बात कर रहे हो, ये पढ़ो। They were great believers of parliamentary democracy, force of debate, the role of reason in public discourse, the books they read, the jokes they cracked, the authors they liked. They were more British. They were suspicious of the United States. They were naturally drawn towards the Soviet Union. The year lies जय भारती साहब, संदीप crux of the matter. जब जरूरत पड़ी जाके कनाडी के जूते चाट रहा था। राइट। ये झूठ लिखा हुआ है, देखिए ये लास्ट लाइन। They were both democratic socialists. यहाँ तक तो ठीक है। They were Democrats first and socialists later. This is not correct. तो एम दादा, अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक पार्टी में संदीप हैं यहाँ पर, ये भी अब सोशलिस्ट, वी आर डेमोक्रेट, सोशलिस्ट डेमोक्रेट, ये नैरेटिव बनना शुरू हो गया है डेमोक्रेटिक पार्टी में जो यंग लीडर्स हैं। ये तो खिचड़ी मतलब फिलॉसफी है ना। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वोकिज्म हो गया, तो वोकिज्म से कहते हैं ना ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। अच्छा, ये 2 चीज रखा जाए साइड बाय साइड, तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। कौन सा कब ऊपर आएगा, डोमिनेट करेगा, नोबडी नोज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। वन कैन बी डोमिनेटिंग, अदर कैन बी। उसकी बिटिया ने प्रूव कर दिया ना कि सोशलिस्ट डोमिनेंट है। जी जी जी। वो जिंदा रहता तो वही कर देता, वो तो चाइना ने हरा दिया तो चक्कर में मर गया, नहीं तो वही कर देता वो। जी जी। ये तो संदीप इज काइंड ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन तो नहीं है ये? हाउ कैन यू, इफ यू आर अ सोशलिस्ट, हाउ कैन यू बी अ डेमोक्रेटिक? एग्जैक्टली, वो तो ऑपोजिट है दोनों। अरे बाप रे, दादा को हंसी आए, दादा समझ गया, ठीक है दादा, ये तो मतलब इससे नहीं एकदम आप ऐसे बोल सकता है भाई, कुछ और तो बोलेगा। तो इसीलिए मैं वो जेनेटिक्स का एग्जांपल लिया हूँ ना। कुछ लोग हैं सर, फोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी बार बार किए ही जा रहा। इसको वाइब्रेट पे डाल दो दादा, इसको वाइब्रेट मोड पे डाल दो। ये उस तरह के डेमोक्रेटिक्स हैं, जैसे ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी में होते हैं ना कि हम जिसे कहेंगे वही मेंबरशिप ले सकता है और वही वोट डाल सकता है। राइट। जवाती साहब जी दादा, आपके दोस्त आए। मेरे दोस्त हैं ग्रेट मिस्टर प्रेम जी साहब। जी जरूर आए आज, पता तो आपका चैनल है, अब ये ले आइए इन्हें शो में। अब बैक स्टेज में सुन रहे होंगे कि आप क्या बोल रहे हो। आ जाओ।
थैंक यू भाई साहब लेने के लिए। नमस्कार सबको जी नमस्कार जी। कहाँ गायब हो गए थे परसों आप? पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, बड़ी बड़े अरे बड़े भाई शहरों में बैठे हुए थे आप। गया था मैं, आया कल भी, आपको सारा सुना, मैंने आने की कोशिश की, लेकिन आप अपने पैरों की तरफ देखते नहीं कि आपके पैरों में भी कोई बैठा है। अरे हम तो जवाहरलाल नेहरू की बातों को देखकर हंस रहे हैं भैया। देख ना ही नहीं कल पाए की क्या बात, हो कल रहा है। की बात है जब पंजाब वो सारा चला था, मैंने सारी स्ट्रीम सुनी है आपकी। अच्छा रही वो था, तो सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बात शुरू करिए आप, मेरी वजह से रुकिए मत। अरे दादा, ये बीबी दादा, हम्म, अपना कोई नितिन तिवारी साहब हैं, वो कह रहे हैं कुछ हिंदी में भी समझा दिए। नितिन तिवारी साहब, आप जरा अपना प्रश्न करिए इसको जरूर हिंदी में। दादा थोड़ा अगर कुछ है तो ट्रांसलेट करना चाहिए। तो अपना मेरा तो ये है, नितिन तिवारी जी आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, आपको कौन सी चीज कह रहे हैं, तो उसको हम हिंदी में बोल देंगे फिर। आप तो सोचे सब यहाँ पे अंग्रेजी बैठे हुए हैं, अभी आगे नितिन तिवारी साहब हिंदी समझने वाले, चलो समझा देते हैं, उसमें क्या है? आने नहीं दादा, मैं तो देसी आदमी हूँ भैया, मैं तो भारतीय हूँ, तो हिंदी में वो बात तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब इंग्लिश में है। नहीं साहब देखो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 लोग देख रहे हैं इसको। 6 लोगों में से 6 लोग तो हम यहीं बैठे हुए हैं। अब ये बंदा अलग से आया होगा शायद। अब हैं ये साहब, तो तिवारी साहब कुछ नहीं हिंदी नहीं में ठीक है, हमारे को हिंदी में समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ठीक है आपने अच्छा एक मतलब टॉपिक उठाया है जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, समझाते हैं, चलो कोशिश करते हैं। दादा पढ़ो, मैं हिंदी में बोलता हूँ फिर उसको। Where did you see the मजूमदार दादा सो गया क्या? Where did you see the नहीं गया Indianness? सर फोन आया था सर। Indianness in अच्छा। Krishna Menon's heart. उसके दिल में I saw the Indianness है। Indianness in Krishna Menon in the way he stood up for for India in the United Nations. He was the voice of India and took on the UK, took on the US, took on all the big powers. एक One of मिनट the रुक जाइए, reasons- मैं ट्रांसलेट करता हूँ तिवारी साहब के लिए। ये क्या बोल रहे हैं कि अपने कृष्णा मेनन के दिल में इंडियननेस कहाँ देखी? इंडियननेस मतलब भारतीयता कहाँ देखी, वो पूछ रहा है। बस खड़े हो गए, हैं? खड़े हो गए मतलब बोलने लगे इंडिया के बारे में। अरे बाप रे, इसको He was the ट्रांसलेट करने voice जाएंगे of तो मजा India. निकल जाएगा सर। अच्छा एक चीज सर, ये जयराम रमेश, he's a product of IIT, लेकिन his thinking powers and the way in which he has written doesn't speak much of him. I mean his mental aptitude. Dada, the moment you enter in the Congress party, your upper story goes blank. जी जी एम दादा, जी जी कांग्रेस पार्टी में जाना वही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी कहते थे अगर हिंदी पिक्चर देखनी है तो लॉजिक कमरे के बाहर रख के आओ। तो अगर वही चीज है, बड़ा अच्छा ये भी वही चीज है। मुझे जी, जी। भाई साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर कांग्रेस में जाना ऐसे ही है जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में की स्टोरी होती थी कि माँ बाप से बच्चे बिछुड़ जाते थे और लास्ट में फिर आके एक हो जाते थे, जैसे अब सारे एक हो गए हैं जितने थे। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद और हेमंत विश्व शर्मा ने खोल के रख दिया उनको। मैं वही बता रहा हूँ। आपने आजाद साहब को सुना है कल परसों तरसों? फिर क्या? तो बोल रहे हैं निकाला गया मुझे, तो बोल रहे हैं कांग्रेस से मुझे निकाला गया। अरे दादा वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है ही इज गोइंग अब्रॉड एंड मीटिंग सम पीपल। वो इंडिकेट कर रहा है दैट इज ही इज मीटिंग जॉर्ज सोरोस। वो भाई साहब ये बिल्कुल सही बोला है उसने, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है लंदन में। वहां बोल रहे हो? प्रेम बोल रहा हूँ। एनीवे आगे चलो सर, आगे चलो, अभी सर। इसको खत्म करते हैं इंटरव्यू। पता चलो one of the reasons why he is hated, why he was hated in the West was he stood up. He did not play second fiddle. He stood up against whom? In front of That's Nehru? not written. नहीं, ऊपर दिया हुआ है. He took on the UK, he took on the US, अच्छा, took on all the big powers. In what way he took it up, that's not given here. अच्छा। अरे मतलब दिखाने के लिए कुछ बोला होगा, I do not agree to this that करके. In the 1950s, he carved out India
much above its economic weight. The reason for India's disproportionate role in the international affairs was because of Gandhi's legacy, Nehru's leadership with Krishna Menon's international role. He was one of the first advocates of disarmament. ये एकदम बेकार चीज है. He was one of the first advocates of disarmament. He was a great believer in breaking the monopoly of the Western powers on nuclear energy. कौन सुनेगा इसका? That led to the International Atomic Energy Agency in the mid-1950s. Yes. That is a news कि हमारे मैनन साहब IAEA के को बनाने में उनका भी रोल था. Wow. Yes, he would have loved to stay back in England. तो आया क्यों वापस? From 1929 to 1953 he lived there. London was his natural home. अब बताइए केरला का आदमी वो बोल रहा है लंदन उसका नेचुरल होम है. जयराम रमेश को टॉपिक किसने दिया हुआ, किसके ऊपर किताब लिखनी है तेरे को? Despite his brilliance, despite his many accomplishments, future generations will एक बात बता देता हूँ. 1962 वार में जीप स्कैंडल हुआ था, उसमें इसी ने किया था. वो इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हुई. He was the main person. विलिस जीप जो विलिस जीप अमेरिका से जो इंपोर्ट हुआ था सारा. हाँ. दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द व्यूअर. जो आज देख रहे हैं वो भी और जो आगे देखेंगे उसके लिए बता देते हैं. दिस इज ऑन रिकॉर्ड. Despite his brilliance, despite his many accomplishments, future generations will remember him only for that one failure of his, the India-China war. Do you feel he is misunderstood? Certainly, Krishna Menon is misunderstood. Even if you have 100 accomplishments, one grand failure can obliterate all achievements. Rightly or wrongly, 1962 got ascribed to him and him alone. That's unfair. Certainly, he was one of the guilty men, but he was not the only guilty man. Mistakes were made all around. K. Subramaniam, father of the current foreign minister, who was one of India's greatest defense experts, pointed out that 1962 was the failure of the military command, but the military conveniently ascribed all the blame on the political leadership. Nehru kept quiet. ये जयशंकर के पिताजी की बात कर रहा है, ध्यान रखना. हाँ. Sir, this is also incorrect. This information is incorrect. The military was not allowed to act hastily, sent to the border in the last moment without proper clothing, shoes, nothing, no winter clothing at all. No, So is it not the duty of Jaishankar to refute this? Definitely. Krishna Menon didn't say one word. Therefore, we have only the accounts of the military guys. Neville Maxwell's book, India's China War, did the single biggest damage to India's case. अरे किसी ने किताब लिख दिया तो. अच्छा, ये बैलेंसिंग एक्ट है क्या इसका? हाँ, वही तो देख रहा हूँ. ये बैलेंसिंग एक्ट है. ओके. It was not India's China war. It was Mao's India war. It was Mao who decided to teach India a lesson. So the enemy will always decide to teach the other country a lesson. Do you feel the other congressman who never felt happy because he became the scapegoat? I wouldn't use the word scapegoat. People who never liked Nehru felt very happy. Krishna Menon was a proxy, and people who never liked Nehru targeted Krishna Menon. But the entire blame for the 1962 debacle went only to Krishna Menon. Yes, in 1962, Raja Gopalachari issued a statement that the nation cannot lose Nehru at that time and Krishna Menon should resign. Even in the Congress party, the demand for resignation was not for Nehru, but was for Krishna Menon. When Nehru was most reluctant to accept Krishna Menon's resignation, Mahavir Tyagi said, "If you don't accept this resignation, we'll ask for your resignation." Wait. ये महावीर त्यागी साहब थे जिन्होंने नेहरू को बोला था जब वो डिफेंड करे थे कि कैसे चीन में कुछ भी एक घास भी नहीं पैदा होती तो बोले थे तुम्हारे शरीर में भी तो कुछ पैदा नहीं होता तुम्हारा.
ये पार्लियामेंट में एकदम हाँ, महावीर त्यागी ने बोला था। ओपनली बोले थे, एकदम सही बोले सर. And I have come to the conclusion that in order to protect his own position, Nehru reluctantly accepted Krishna Menon's resignation. Finally, because of the pressure from Indira Gandhi, then President S. Radhakrishnan, and Congress MPs, the realization came to Nehru that if he did not let go of Krishna Menon, his own position would become untenable. Did Krishna Menon forgive Nehru for this? Of course he did. He remained close to Nehru till his death. His matlab Nehru's death. There was no. But There since was he was no. not in the cabinet, Nehru died early, na? Early. There was no bitterness then. Absolutely not. Krishna Menon also realized that without Nehru, he was a nobody. He would have remained an intellectual, maybe a Labour Party MP living in London. बेशरम आदमी है यार, ये कुछ भी बोलता है. नहीं, बैलेंसिंग कर रहे थे, एकदम सही बताया. It was Nehru who catapulted him on the global stage. Of course, he had a personality, but without Nehru, Krishna Menon would have been nowhere. Was Krishna Menon an impactful speaker? He was not a great speaker. He used to speak in a low monotone voice, but his speeches were full of intellectual stuff. He was a scholarly speaker. He would quote from Western literature, Bible, Dante, Shakespeare. He was extemporaneous. He never read from a text. Sorry. He had only notes with him. He was not a compelling speaker. Neither was Nehru. I would say Atal Bihari Vajpayee was spellbinding. फिर बैलेंसिंग. Earlier, we spoke about modern India not understanding the real Krishna Menon. It is not unfair to look at him only from the prism of the 1962 war. A question. It is, yes, to write him off as the villain of 1962 is gross disservice to a man who had made many contributions to India's independence. Gandhi had failures, Patel had failures, Nehru had failures, Rajaji had failures. Everybody had failures, but you have to look at the sum total of the person. The most important thing is, in this country, people don't realize that Indian independence was a product of two forces. It was a product of revolutionary upheaval in India led by Gandhi. Revolutionary upheaval by Gandhi. झूठ ये झूठ This is बिल्कुल utter झूठ nonsense. झूठ या It was बकवास also करता a है. product of negotiations of the Congress party with the Labour Party, which were सुमन led by Nehru on this side and Krishna Menon on the other side. Subhash Chandra Bose is out of the picture. INA is out of the picture. I don't think we are educated in this way. When you read Indian history books, you will see that it was all domestic. The negotiations, particularly in the 1930s, culminated in the setting up of the Constituent Assembly in December 1946 and then independence, in both of which Krishna Menon played a stellar role. So दादा, what we learn, ji. let us remind the public that this Menon and B.N. Rao both have drafted the constitution. Yes, sir. हम लोगों ने वो किया था, और यहाँ पर ये जयराम रमेश उसको उसकी पूजा कर रहा है. So what we learn as history is incomplete. Yes, it is incomplete. For example, the present generation doesn't know the contributions of Annie Besant to our freedom movement. In pre-Gandhi phase, she was the most charismatic figure. Here was the British woman settled down in Adyar in Chennai telling all Indians that their legacy was a glorious culture and they should fight the British. She was calling for home rule. Yes, Theosophical Society के साथ भी जुड़ी हुई थी ना. जयराम रमेश क्या चाहता है कि मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट गलत हुए थे, we should have gone for home rule. We should have stayed under British rule. Annie Besant is again a forgotten figure. उसको अरे पूछे वो मिटावा का वो था, कलेक्टर था, बदमाश साला, कितनों को मरवाया था वहां पे फार्मर्स को. Would you like to write a book on her? नहीं, उसको नहीं पढ़ते हम लोग, बेकार की बातें कर रहे हैं. ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हो गया. नेहरू एंड कृष्णा मेनन फॉर देयर रोल इन दिस
important thing to have detached view of the event. My job was not to make him a hero or villain, but present the facts, which is incorrect totally. इसका देखना पड़ेगा ये बुक का क्या हाल हुआ, कितने लोगों ने खरीदा है। लगता है कांग्रेसियों को सबको तो बोला गया ऐसे फ्री में दे दिया होगा, तो पढ़ लेना। क्रिसमस प्रेजेंट मिला होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्रिसमस प्रेजेंट, एग्जैक्टली। Krishna Menon left behind tens of thousands of pages, letters and notes going back to 1922, which were finally opened to the public in February last year, and they are all in the Nehru Memorial. ये पढ़ो सर, पढ़ना है इसको पढ़ो। Is it not ironical that a person who believed that Pakistan would be a long-term danger to India and not China is known today for his failure to understand China? Absolutely. Krishna Menon always believed in a negotiated settlement with China. He also believed that we could never have a settlement with Pakistan because the difference was ideological. He deeply detested Jinnah and he was not a great fan of partition. Neither was Nehru. Neither was Patel. Kya bakwas, sir. But they all knew that they could do business with Jinnah. They could not do, sorry. But they all knew that they could not do business with Jinnah. People opposed Krishna Menon when he said we should do a deal with China. Vajpayee was very critical of Krishna Menon from 1962 to 1967, but in 2003 he went to Beijing and signed an agreement with the Chinese Prime Minister. ये balancing कर रहे हैं, sir. History has vindicated Krishna Menon on the negotiated settlement with China. In the last 16 years, we have been negotiating. The biggest tribute to him is today India and China are negotiating. ये क्या बकवास? From 1955 to 1962, he was the only man in India. जी. दादा, मजा मारने के लिए कभी नशा भी करना पड़ता है, वो कड़वा होता है। जी जी। और एम दादा देखो क्या कहता है कि इंडिया नेगोशिएट कर रहा है अपनी ही जमीन के लिए। हाँ। देखो क्या मतलब, क्या बकवास है। इसके अंदर शायद कृष्णा मेनन की आत्मा घुस गई थी जिस समय ये बोल रहा था। भूत आ गया होगा इसके अंदर। जी जी। क्या लिख रहा है? One of the reasons why Menon was labeled as communist was because he was asking for negotiation with China. ये भी सबसे बड़ा झूठ है because they were all to the British Communist Party. He was a conduit with Stalin of Nehru. क्या बकार की बातें करता है लोग। Shit. नहीं, कांग्रेसियों को एक दिमाग में घुसा हुआ है कि हमारी जनता जो बेवकूफ है और बाहर वाले जितने अंग्रेजी पढ़ते हैं they will read us and they will take it as such. जैसा हम लिख रहे हैं उतना ही समझ लेंगे वो लोग। The people will read between the lines also and form their own opinion, and they have other sources to verify things. They will not take anything straight away. ये पढ़ो क्या लिख रहा है? There was romance about China. हाँ, नीचे वाला, अच्छा, ये वाला। Yes, there was romance about Pakistan. We spoke the same language. We had the same culture. Same country separated. It would say the best tribute to Krishna Menon came from Vajpayee by going to China in 2003. I've quoted in my book a speech by Indira Gandhi in Parliament where she says, we listened to Krishna Menon in the 1950s. If we listened, if we had listened to Krishna Menon, had we listened to Krishna Menon in the 1950s, history would have been different. इंदिरा गांधी बोली है। मतलब व्हाट डज ही से? क्या कहते हैं? कृष्णा मेनन का बात सुनने से मतलब इतिहास जो है कुछ अलग ही होता है। नहीं, 1950 से पहले क्या बोल रहा था कि पाकिस्तान को अलग ना करो। हाँ, ये लिख रहा है जब जो मैं सवाल कर रहा हूँ वही, बट देन व्हाट दैट इज द हिस्ट्री। यस, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इन संस्कृत एंड मोस्ट इंडियन लैंग्वेज इज इतिहास। इतिहास में बस इट वाज। कितना झूठ लिख रहा है देखिए। माय अप्रोच टू बायोग्राफीज इज इतिहास। दिस इज व्हाट इट वाज। इतिहास तो कुछ भी लिख देगा। Do you see anybody of Krishna Menon's caliber in modern India? I don't see people of that caliber of vision. Krishna Menon was a maverick.
बाकी गए तेल लेने के लिए। पॉलिटिक्स लेकिन वो तो बोल ही रहे इंटेलेक्चुअल पिग्मीज कंपेयर टू द जनरेशन ऑफ राजाजी पटेल, नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कृष्णा मेनन। ये कितने हैवी हार्ट से इसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखा होगा ना। ये हिरन मुखर्जी कम्युनिस्ट है ना? नहीं, एसपी मुखर्जी नहीं तो वो जनसंघ। नहीं, कृष्णा मेनन के बाद एक नाम है। ये सबको लिख रहा है संदीप, सबको लिख रहा है। अच्छा, मिक्सचर है, बैलेंस कर रहा है ना, वो सबको ले रहा है। गोविंद बल्लभ पंत सबका नाम कोई पढ़ा आ गया। I don't know, barring Shashi Tharoor, how many MPs will read this book? We have 770 MPs, and other than Shashi Tharoor, I can't think of any MP reading the book. Yes, Manmohan Singh would have read my book. Maybe Sapan Dasgupta would also. उसने यहाँ भी बैलेंसिंग कर रहा था कि नहीं, सपन दासगुप्ता का नाम ला रहा है। कोई पढ़ेगा नहीं, मैंने बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखी है। उसने शशि थरूर को होमवर्क दे दिया कि तेरे को पढ़ना पड़ेगा, साले पढ़ इसको। तो वो तो काटना शुरू करेगा ना, इतना डिफिकल्ट अंग्रेजी डालेगा, फिर डिक्शनरी निकालना पड़ेगा इसी को, तब तो काटना शुरू कर देगा तुरंत पेन लेकर। अरे यार क्या आर्टिकल है, क्या ठीक है। नहीं बोलेगा इतना सीधा अंग्रेजी लिखते हो, इसको घुमाओ, ऐसे लिखो, ये वर्ड यूज करो, मार्जिन पे नोट्स देगा और काटता जाएगा पूरा। बताइए, पढ़ो क्या लिख रहा है ये। Even Indra, you spoke of the archival material of letters and notes you went through as a part of your research. Today, the art of letter writing is no longer there. People send messages and emails. Don't you think it will be a tough task to get written material if someone were to write a biography in future? Even Indira Gandhi did not leave behind any primary material. Modi has not left behind any letters. Forget about Modi. Even Vajpayee has not left behind any written material. On the other hand, the collected works of Mahatma Gandhi is 100 volumes, and the selected works of Nehru is 100 volumes. That generation is over. It will be impossible to write biographies based on primary material in future. So, itihasa will be different. And yes, itihasa will have to be dependent on oral memoirs, which I feel you can't rely on. तो इसी का रिलाई करें, बराबर खड़ा कर रहे हैं। हाँ हाँ, महात्मा गांधी 100 वॉल्यूम्स, नेहरू 100 वॉल्यूम्स। That और generation ये is over. जा रहा है कि वहां पर जो आनंद भवन है इलाहाबाद में, वहां पर इंदिरा गांधी के लेटर रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये आईटी से पढ़ा होगा, क्योंकि इसे पता नहीं कि अभी भी हम आपस में बात कर रहे हैं, ये सब इंटरनेट पे आज से 100 साल बाद ही रहेगा। आज के बाद 1000 साल बाद भी कोई बुक लिखना चाहे तो लिख सकता है। तो मोदी के टाइम पे ज्यादा मटेरियल होगा नेहरू के टाइम से। अभी सर इंटरनेट के वजह से मटेरियल बहुत ज्यादा है। पहले तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब देखिए, जो किताब आप खोज रहे हो कोई लेकर चला गया, वापस कर नहीं रहा। अभी तो वो चीज रहा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तो रोज ईमेल डालते होंगे, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो करते होंगे रोज। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ की बातें कहाँ लेके आ रहे हैं ये, जानबूझकर कर रहे हैं सर। क्या वो प्रेम जी चले गए यहाँ से? हाँ जी, अरे उनके साथ बैक स्टेज में बात करना था मुझे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। कैसे चले गए? प्रदीप जी नमस्कार। हाँ जी प्रदीप जी नमस्कार जी। डर लग रहा है बात करते हुए भाई, पता नहीं कहीं ये जयराम रमेश जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बंदा होगा फिर जी। ये टेक्नोलॉजी वाला बंदा नहीं होगा, टेक्नोलॉजी वाला होगा भाई। अगर मुझे कोई 1 लाख रुपया महीना दे तो भी मैं राहुल गांधी का गुरु ना बनूं। ये राहुल गांधी गुरु बना बैठा है। ये है भी खुद भी तो वैसे ही है। पता नहीं कौन सा नशा करके बैठता है जेलेंस्की की तरह। वो भाई साहब ब्राउन शुगर पता नहीं कौन सी ड्रग्स रखी हुई है उस पर फैली पड़ी है टेबल पे और मीटिंग ले रहा है। ये हाल है इनके। ये लगता है उसके सिगरेट के अंदर कुछ भर के देता हुआ ना उसको, ये भी तो कर सकता है ना। नहीं, वो सिगरेट नहीं है, वो जो चीज फूकता है उसको टेबल पे रखा जाता है लाइनें बना के। हाँ नहीं, मैं अभी इसका वो आया ना वीडियो जेलेंस्की का। हाँ वो सूंघता होगा ना।
दा- वो भाई साहब मीटिंग कर रहा है लोगों के साथ, वर्ल्ड के लोगों के साथ, और रखा हुआ उसके टेबल पे बिखरा हुआ है अच्छा, ड्रग्स का ढेर। ने उसको देखे हैं आप कि हैंकरचीफ से नाक पहुंच रहा है हमेशा। जो लोग वो सब लेते हैं उनका नोज नोज से ड्रिप करता है हमेशा हाँ जी, बिल्कुल म्यूकस ठीक। म्यूकस। वही वही तो खड़गे के कोट पे चिपका रहा था। डोपिंग में वो पकड़ा जाए। अब खड़गे के कोट का अगर टेस्ट होता तो मालूम पड़ जाता कि क्या था उसके अंदर। जी जी जी। वो राहुल महाजन नहीं, राहुल महाजन और मोहित्रा हाँ जब हाँ वो हाँ। शूट रहे थे उसको। दादा अपने साथ बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो अपना प्रधानमंत्री रहा है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे, बट रहा है तो बोलना पड़ेगा। एक तो घनघोर कम्युनिस्ट, दूसरा इस्लामिक जीन्स उसके अंदर, तीसरा फैमिली का जो वो है, क्या नाम है, चरित्र, वो चरित्रहीन फैमिली से आ रहा है। कितना लीथल कॉम्बिनेशन हो गया। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को बता दूं, अवतार सिंह बसीन ने एक बुक लिखी है, जी तिब्बत चाइना इंडिया ऐसा कुछ लिखा है। उसका एक आर्टिकल मेरे पास में हिंदुस्तान टाइम्स में छापा था, उसको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा उसको पढ़ो, बहुत हंस लिया। जी सर, जी सर। अब ये दादा ये प्रदीप पड़ेगा, इसको इसको हाँ सजा हाँ देते हैं, ये लेट आने हाँ की सजा मिल रही है इसको। मैं लेट नहीं हूँ, मेरे बैकग्राउंड में नॉइज थी, मैं बैठा तो शुरुआत से ही हूँ। आपने शायद देखा नहीं स्ट्रीम, अपनी अरे यार, स्ट्रीम हम तो आपने नहीं हंसने में देखा। बिजी हैं सबसे यार। पहला लाइक किसका था? ये अभी वो प्रेम जी प्रेम को जी नहीं बोले थे कि पकड़िएगा। आपके आपके ध्यान ही नहीं जाता है, हम तो प्रदीप सिर्फ जी, स्ट्रीम में प्रेम बिजी जी को रहते हैं। पकड़िएगा। नहीं, दादा कह रहे मैं देखो दादा का सलाह दे रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रीम देखो। सबसे पहला लाइक किसका है? हाउ पीएम नेहरू mishandled China by keeping up false appearances of friendship and then taking the rigid stand on the border without evidence. ये Nehru's ऑथर का नाम China पढ़ना, है? ऑथर का नाम पढ़ना, अवतार सिंह बसीन। हाँ, अवतार सिंह बसीन। जुलाई 11 2021। ये 21 में भी प्राण नहीं छोड़ रहा भाई साहब ये। और एक चीज मैं पहले बोल दूं, एक लाइन, इंडिया की हिस्ट्री में पहली वॉर हारे हैं हम, मतलब जिसमें पूरी इंडिया ने एज अ वन यूनिट जो है काम करा हो, वो पूरी हिस्ट्री में पहली वॉर हारे हम, वो 1962 की है, द वन एंड ओनली वॉर दैट वी लूज। जी जी। ठीक है, ये लोगों को बता देना बहुत जरूरी था। 67 में उनके पीछे से भूसा भर के बाहर से ऊपर से निकाल दिया गया था। अरे दादा इतनी ज्यादा वो करी हैं इसमें गलतियां, जो ये 62 में बोल रहा था कि भाई वो जो है न्यूक अटैक कर देते, ये हो जाता वो हो जाता। भाई न्यूक्लियर पावर तो 64 अक्टूबर में बन रहा है, पहला टेस्ट कर रहा है वो भी, मतलब टेस्ट करने के बाद ही वो बनाएगा बॉम्ब्स। अभी टेस्ट हुआ है पहला 64 1964 अक्टूबर में। ठीक है, दूसरी चीज, एयरफोर्स उनके पास कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे 62 में, हमारे पास थी। मतलब वो जो है इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ने लायक उनके पास प्लेन्स नहीं थे, इंडिया के पास थे लेकिन। एक्सपीरियंस भी था हमारा ना, वॉर हाँ एक्सपीरियंस। भाई, उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस था, उन्होंने सिविल वॉर ही तो करी है। जी जी। और कौन सा इंटरनेशनल कोई सी वॉर करी है चाइना ने? आज तक भी नहीं करी। लास्ट मोमेंट तक तो आर्मी को रोका गया ना, फिर अचानक बोला कि चले जाओ, विदाउट उससे प्रिपेयर्डनेस। दादा उससे पहले भी कुछ चीजें हुई हैं, इन्होंने एम्यूनेशन बनाना बंद कर दिया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में वो एक एम्यूनेशन आर्टिकल है बंद हो मेरे गया। पास में, अभी मत डिस्क्लोज कर उसको। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये वाला पढ़ लेता हूँ फिर, वो पहले फिर ये आप पढ़ो, डिस्क्लोज उसके करना बाद ढंग करना। से। मतलब हाँ मेरा कहने फोकस। का जो जिस मैं ये बताता हूँ, ही वांटेड टू डिस्बैंड आर्म फोर्सेस इन इंडिया, उसका इरादा ये था। दादा एक चीज अगर आप नहीं सोच रहे तो मैं सोच रहा हूँ वो इस तरीके से, इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन था ये, इसकी जो है दुश्मनी थी इंडिया से। चलो पढ़ो। By keeping up false appearances of friendship पब्लिक के लिए रख and then देना, taking सोचने के लिए छोड़ देना। हम क्या सोचते हैं, तुम क्या सोचते हो, पब्लिक सोचती रहेगी ना, अपने का ज्ञान देना जरूरी है बस। पढ़ो। then taking a rigid stand on the border without evidence. Nehru's China policy was a failure. India is still paying the price.
Despite clear negative signs from China, Jawaharlal Nehru remained anxious to protect the illusion of bhai-bhai relationship. Bhai-bhai yani Hindi chini bhai-bhai, hiding the contradictions from citizens. In contrast, on the border where accommodation of each other's points of view was essential, China showed flexibility and Nehru remained rigid. What it देखिए says, इमेज। China showed flexibility. दादा मजूमदार, हाँ सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ, भारती साहब, संदीप सुन रहा हूँ साहब, सर, सुन रहा हूँ, वेरी China इंपॉर्टेंट showed पॉइंट। flexibility and Nehru remained rigid. आओ लड़ लो। हाँ, ये आजकल के टाइम में होता तो नेहरू ट्विटर पे वॉर कर रहा होता बस और जीत भी जाता। जवाहरलाल नेहरू's tenure is independent India's first prime minister was marked by an intense engagement in different forms with China from the establishment of People's Republic of China in 1949 till his death 1964. Nehru approached evolved from being trusting and having an almost fatal attraction for China to being ambivalent to finally turning hostile. क्यों? Turning क्योंकि वो hostile. गर्लफ्रेंड जो थी ना, सॉरी बॉयफ्रेंड जो था ना, वो उसको फोर्स करता था कि तू चाइना से दोस्ती कर, चाइना से दोस्ती कर। हाँ, ये चलो। हो गया। नीचे आप आइए। In recent book Nehru, Tibet and China, based on extensive archival work and examination of official documents, including highly classified ones accessed for the first time, I have attempted to capture Nehru's tryst with China. First, a blunt truth, the controversial understanding that the two countries had developed such a close relationship that is qualified the two peoples to be brothers, captured in that evocative slogan, Hindi Chini Bhai Bhai, is false. As the classified documents reveal, Nehru's friendship with China was one-sided and little reciprocity. Suspecting India of having a hidden agenda on Tibet, China gave no response, minced no words, and told India not once but several times that Tibet was its internal affair and it would not tolerate any interference from India. India's lack of understanding of the depth of China's sentiments against the Simla Convention, which determined the status of Tibet in 1914, was a key problem. Beijing argued it had not signed treated it as an unequal pact, and blamed it on imperial legacy. When China squeezed India out of Tibet in Panchsheel Agreement of 1954, Nehru called the five principle wholesome and uh, erroneously described it as very important event. हो गया। मजूमदार दादा, जी इस सर, इस सेंटेंस को थोड़ा सा एम्पलीफाई करो, क्या बोल रहे हैं? ये लास्ट वाला सर। When China squeezed India out of Tibet in the Panchsheel Agreement of 1954, 1954. India, 1954, Nehru called the five principles wholesome and erroneously described it as a very important event. मतलब देखा? गलती भी करे और मजाक भी मतलब उड़ाए उससे। दादा क्या बंदूक, कम्युनिस्ट क्या कटपटी पे पिस्तौल रख दी थी क्या चाइना वालों ने कि साइन कर? नहीं करने था। दादा ये है डरपोक लोग, ठीक है। ये आज भी देखोगे आप जितने भी कम्युनिस्ट हैं वो स्वार्थी नहीं दादा, ये जितनी भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं कम्युनिस्ट आजकल, आप देखोगे जी। सारी की सारी ट्विटर पे ही जीत रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे ही जीत रहे होते हैं। जी। ग्राउंड पे जैसे ही उतरते इनमें भूस भर दिया जाता है, जैसे अभी वो रशिया ने भर रखा है इनमें। India also remained मजेदार चीजें आगे पढ़ो। India also remained immune to the use of undignified language against Nehru. China referred to him as a lackey of British and the Americans and used
Disparaging disparaging language. language. Disparaging एक language. मिनट, let us understand the word lecky from Lecky two of मतलब- them here. बताओ भाई क्या होता है लेकी, क्या होता है? जयदीप लेकी मतलब वो- साहब बताओ लेकी क्या होता है? ब्रिटिश का टट्टू और क्या? सर्वेंट, नौकर जैसे नहीं होते, जैसे हाँ, मतलब वही। डोरमैन, फुटमैन, इस तरह का मतलब लैकी, ये ब्रिटिश दरबान। दरबान सा, या दैट्स व्हाट इट इज, खिदमतगार। वही है। हिरन भी आ गया, उससे भी ले लीजिए आप। खुदाई खिदमतगार तो और खुदाई खिदमतगार, ये है खुदाई खिदमतगार। प्रदीप आगे चल। ये हाँ, ये वो होता है लैकी, मतलब जो है वो जो मतलब बहुत छोटे लेवल का सर्वेंट होता है वो। मैं इसको emphasize कर रहा हूँ, इससे पब्लिक को बाद में कोई सुनेगा तो समझ में आएगा क्या होता है। हमें मालूम है लेकी माने क्या होता है। वही खिदमतगार ही है। हाँ, आगे चलो। Disparaging language. Calling Nehru's resolution in the United Nations General Assembly on reputation of prisoners of war in Korea as parent of all evils. But India, Parents of all evil. ये सही कहा, ये सही कहा, एकदम मानना पड़ेगा। ये एकदम सही कहा। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय वन एंड Parents of all evil. ये एकदम सही कहा। अच्छा ये जो है दादा, सारी जी, लड़ाइयाँ ये यूएन में ही वो जयराम रमेश भी बोल रहा था, यूएन में ये कर दिया, इसको देख लिया, उसको देख लिया। वहाँ 62 में चाइना ने 2 चमाटे मारे, ये सेट हो गया एकदम। जयराम रमेश ने बसी की किताब नहीं पढ़ी होगी ना, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं दादा, फिर मतलब ये जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम ग्राउंड पे कुछ नहीं कर पाते। ये कोई भी ऐरा गहरा इनमें चमाटे बजाता है और चल देता है। अच्छा, बट इंडिया ignored it because it needed to work with China, which was then not in the UN. Even when China was seen to be more sensitive to Pakistan concerns at the cost of India, Delhi ignored it. China went to the extent of describing India's. That means China was giving signal from the very beginning, बेटा अलर्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी बजाने वाला हूँ, बजाने वाला है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। China went on to the extent of describing India's relationship with Bhutan as a part of the dark vessel system, and said the UN should examine what China called Bhutan's enslavement. Tibet's revolt in 1956 against Chinese occupation too was blamed on India. ये भी तुम्हारा चमचा ही कोई लिख रहा होगा। ये शायद ये जो अभी बसीन है उसका बाप है क्या, ये जिसने लिखा है? अभी बसीन आता नहीं है, क्या नाम है उसका? वो भी फॉरेन अफेयर्स में ज्यादा वो करता रहता है, डिबेट में आता रहता है। बसीन है कोई? Yes, despite the clear negative signals, Nehru remained anxious to protect the illusion of bhai-bhai relationship, keeping the contradictions in their relationship hidden from the people. This was possible in the pre-internet age, when the only source of information was the government, and when it chose to dish out was the only news available to the public. On the question of borders, which proved that Achilles heel and where Achilles heel क्या होता है? पब्लिक को बता दो क्या होता है ये, इसका हिंदी बताना चाहिए। Weak spot. Achilles was a Greek warrior. His only weak spot was the heel. कहीं भी आप arrow मारोगे या spear मारोगे तो कुछ नहीं होगा। He was so well armored. कृष्ण भगवान का कोई वर्जन है वो, समझ लो मोटा मोटी वहाँ का। चलिए वही मान लीजिए। तो उसका जो आर्मर इतना स्ट्रांग था कि कहीं भी मारता तो नहीं, कुछ नहीं होता। आप उसको भेद नहीं कर पाता आर्मर को, लेकिन हील पोर्शन तो जो था वीक था, तो वहीं मारा गया उसको, तो तब वो मरा। मतलब उसका हील पे ही चोट मारा गया उसको मारने के लिए। ये ग्रीक माइथोलॉजी में है। ओके। तो वीक पॉइंट इंडिया का मतलब पकड़ा गया ये। हाँ, recommendation. Repeat दोबारा पढ़ दो इसको। चलो। On the question of borders which proved India's weak point होगा, वही मतलब। हाँ, India's question of borders which proved
Achilles' heel and where accommodation of each other's point of views was essential, and China showed flexibility. Nehru remained rigid. He declared that India's borders were what they were, map or no map, ignoring the many infamalities that existed. Infirmities. क्योंकि मेरे Hmm. बाप ने दिया है ना, उसको लगा कि ब्रिटिश हम्म, लोगों ने बना के दिया है तो ठीक है, मैकमोहन लाइन है ना, वो बना के दिया है तो उतने मानूंगा मैं। Hmm. तुम कौन होते उंगली करने वाले? तुम्हारे ऊपर तो वैसे ब्रिटिश लोगों ने तुम्हारी बजाई है ना, वो ये सोचता था लगता है। In the eastern sector, the McMahon Line was set up as the border between Tibet and India in 1914, ceded the area called Tawang to India. But this remained under Tibetan occupation until 1951, when India finally occupied it. एक मिनट प्रदीप, ये तवांग Hmm. एरिया में जो चाइना गड़बड़ करता रहता है ना, इसी चक्कर में गड़बड़ करता रहता है वो, ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। अरुणाचल में ना तवांग, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले इंडियन फोर्सेज ने मार के भगाया था इनको, चाइनीज लोगों को। इनका कुछ नहीं करना है, इनमें खूब घुस भरो, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घसीट दो, उसके बाद जो है 50 किलोमीटर पीछे आ जाओ, सेम जो है चाइना वाली स्ट्रेटजी, पेलो ज्यादा इनको, ये तभी सुधरेंगे। In the western sector, the border of the Aksai area was undefined in the Survey of India maps. When India became independent in 1947 and continued to be undefined when the maps were reprinted in the subsequent years. In 1954, after the agreement on Tibet had been signed, Nehru issued instructions to withdraw the old maps and print new ones, showing a firm line as India's border that would not be open for discussion with anyone. But remember, this was an international border and needed consultations, discussions with the other stakeholders before a line was drawn. Nehru, however, remained uncompromising and would insist that the border was well known by usage and custom and by the principle of watershed, and hence there was no need for fresh surveys, and China should accept it. This was an unrealistic expectation, which was the prime factor that led to the 1962 conflict. अब बताओ उंगली किसने की? नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने क्या करी, ये टिपिकल कम्युनिस्ट चूतिया, इसको कहते हैं चूतिया। Unfortunately, Nehru himself was not मुझे sure of लगता है India's border. इसे फिर भी जब ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था ना, तो इसको इडिना के लेटर आते होंगे, उनको लेकर के सो जाता होगा रात को ये, और उसी में ये अरे ये मस्त रहता होगा। इसे कोई मतलब नहीं था कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दादा, ये आज के पप्पू से ज्यादा चूतिया था। सही बात। आज का पप्पू तो फिर भी साजिश रच लेता है बाहर जाके, हाँ, ये वो भी नहीं कर पाता था। Unfortunately, Nehru himself was not sure of India's borders. He said in Parliament on December 8, 1959, that the hindsight he and his ministry had doubt about India's position. Still, he said that India should hold its position. The lapse of time and events would confirm it. And by the time a challenge came, India would be in a much stronger position to face it. खाली A couple of months भाषणबाजी, earlier, हाँ भाषणबाजी सर। हाँ, जो आज भी चलती है इनकी, सिर्फ भाषा नहीं कर पाते हैं। A couple of months earlier, on October 28, 1959, Foreign Secretary Sabimal Dutt said the Sikkim-Tibet boundary delimited in 1896 was the only boundary along the entire frontier which was properly delimited, distilled to the core. Which this meant was that out of the entire stretch of an almost 3,500 kilometer boundary line, only 220 kilometers were delimited, and there was an obvious need to delineate the remaining boundary too.
but PM Jawaharlal Nehru remained in denial. India paid the price in 1962 and continues to pay the price till today for his tragic mistake. ये बात सही है. कौन है ये Atar अवतार सिंह मसीन? served as the Ministry in External Affairs for 3 decades, retiring in 1993 as the head of its historical division. He is the author, most recently, of Nehru, Tibet and China. Now, deliberate on this. क्या इसमें डिबेट करे? चूतिया निकल साफ नजर आता है ये. वही भाई देखो, मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस का जो था ना, इंडियन आर्मी ने बहुत ही बहादुरी से 3 परमवीर चक्र मिले. जी जो जी जी. धान सिंह थापा, जोगिंदर सिंह और मेजर शैतान सिंह, 3 परमवीर चक्र. उनके पास ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास गोलियां थी. अरे लास्ट आदमी तक वो लड़े. शैतान सिंह जी जो थे ना, एकदम ही वाज द ओनली लास्ट पर्सन अलाइव देयर. राइट. उनकी बॉडी भी 6-6 महीने बाद उनकी बॉडीज मिली. हाँ. दादा, इस इंटेलेक्चुअल की जगह मेरे जैसा साधारण आदमी भी होता तो चाइना को मार मार के ना साउथ चाइना सी में गिरा देता. ठीक है, ऐसा चूतिया बना था ये, जिसकी ना फैमिली का पता कि इसके बाप दादा के बाद कौन है, इसे खुद ही नहीं मालूम था. कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी थी इसकी. इसे अपनी फैमिली का कुछ नहीं मालूम. बाप दादा दादा का नाम कैसे पड़ा, कुछ नहीं पता इसको. ऐसे आदमी को बताओ प्राइम मिनिस्टर बनाया है, जिसकी फैमिली का ही पता नहीं कि दादा का नाम नेहरू क्यों पड़ गया. नहर के बगल में रहते थे ना. हाँ, नहर के बगल में रहते. बकवास है. असल में उनका लास्ट टाइम कॉल है, कॉल. उनका नाम नेहरू नहीं है. वो भी झूठ है. हाँ जी, वो भी झूठ है. कोई पता नहीं. अब तो भाई राहुल गांधी है, जनेऊधारी ब्राह्मण है. अरे भाई, जेनेटिक्स अपनी करवा ले, डीएनए टेस्ट हो जाता है, पता चल जाएगा कौन है. पर मुझे समझ लगती है कि ब्राह्मण तो पिता की लाइन से आते हैं, माँ की लाइन से ब्राह्मण कैसे बन जाएगा कोई? अरे जिनकी फैमिली का ही पता नहीं है, नहीं, ज्ञान के चलते किसी भी लाइन से खड़ा हो जाएगा आके कि मैं ये हूँ. जो ज्यादा ज्ञानी होता है ना, वो भी एक तरह का ज्ञानी होता है. जो आपका भैया फ्राई कर देगा ना, वो भी ज्ञानी आदमी है. राइट. हाँ जी. मतलब आप दादा नेहरू की नोचने लगोगे सुनने के बाद. नेहरू की 3 जनरेशन के ऊपर का नाम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है ढूंढने में. ये बात सही है, ये बात सही है. वो उसने एनडीटीवी पे इतना बड़ा एपिसोड कर दिया, लेकिन बताया नहीं कि इसके परदादा के ऊपर 1-2 जनरेशन बता दे. नाम तक नहीं मालूम इनको कि वो लोग कह रहे हैं कि वो मुगल है, ये है, वो है. मैं अभी सारा क्लियर कर दूंगा, और नाम नहीं बताया. पूरा एपिसोड करके चला गया. खबीश कुमार. इसका नाम है रबिश कुमार. हाँ, उसके काम ऐसे है तो इसलिए बोला है. रबिश. हाँ, वो भी उसका है नाम ऐसे. मतलब आप देखो, पूरा एपिसोड इसी चीज पे करा. उसने ये नहीं बताया कि भाई इसके परदादा और परदादा के बाप या दादा का क्या नाम था. नाम तक नहीं बताया. काम छोड़ो. बस नेहरू, जो गंगाधर, जो मोतीलाल नेहरू के पिताजी थे, और उनके जो उसके ऊपर पिताजी थे, वो मुगलों के अंडर कोतवाल थे किसी शहर के. जी जी जी. वो भी तो छुपा लिया इन्होंने. कोतवाल तो हिंदू को थोड़ी रखते. वो बहादुर शाह जफर टू, इसीलिए तो वो भी हटा लिया इन्होंने. वो भी तो झूठ था. कोतवाल बना दिया होगा. अरे दादा, वो भी हटा लिया इन्होंने, क्योंकि हिंदू को कोतवाल जैसी बड़ी पोस्ट नहीं दे सकता. मतलब कमिश्नर एक तरीके. खिदमतगार होंगे भाई, बता दिए कोतवाल. पगड़ी वो भी पहनते थे, ये भी पहनते थे. जो क्लब में ड्रिंक सर्व करता है, वो भी तो पगड़ी पहन के ही देता है ना सबको. सही बात. अरे तो हटा क्यों लिया? वो दादा तुर्रे वाली, वो तुर्रा होता है ना ऊपर. हाँ जी. ये कह रहे हैं. नहीं, चलो छोटा आदमी भी था. ये तो कलकत्ते में अभी भी फैशन है. मैं बताऊं सर आपको, ये बड़ा कॉलोनियल एरा का ये है चीज. बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी पीपल वांट दैट कि द वेटर शुड बी ड्रेस्ड इन, आई मीन, कॉलोनियल टाइम्स क्लोथिंग. बड़े बड़े क्लब्स में
हमारी जो पार्लियामेंट है दोनों हाउस में, उसमें वो जो स्पीकर और आसपास वो जो लोग नहीं बगल में जो खड़े रहते हैं, हाँ, वो तुर्रे वाला लगाया हुआ है वही। यार क्या बकवास है यार, कहाँ आ गए हम। और मैं तो करंट गवर्नमेंट को भी कहूंगा कम से कम इसे बदल दो। इन लोगों को क्यों कमबख्ती कही हुई है कि ये तुर्रा लगाओ, बड़ा टाइम लगता है दादा, किसके सिंह पास साहब टाइम है? बिजी हैं क्या? सिंह साहब बिजी हैं क्या? एक जोक शेयर करता हूँ मैं। जी दादा। एक मतलब ये जज के बगल में जो खड़े रहता है ना, वैसा एक आदमी को मैं जानता हूँ, छोटा मोटा काम लेकर के मेरे पास आता है कि सर चिट्ठी लिख दीजिए वो। मैं बोला एक दिन कि भाई तुम बाहर आकर यूनिफॉर्म क्यों खोल लेते हो? बोलता मैं बाजा वाला लगता हूँ, सब लोग चिढ़ाते हैं मुझे। सही बात है, ठीक कह रहे दादा। मुझे देख के अफसोस होता है कि ये कॉलोनियल टाइम के ये अभी भी दिल्ली में एक जगह है, ये पीके को पता होगा, कॉफी हाउस, ये ब्रिटिश के टाइम मुझे का भी है। पता है सर, मुझे भी पता है सर। पता है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, लास्ट टाइम इंडिया आने से पहले जब मैं था वहां का जो बैरा आया था, जो मेरे मामा को जानता था, मेरा मामा भी अपना टाइम में वो आया, कहता है तो मेरे मामा ने कहा अरे तू अभी तक जिंदा है? कहता हाँ बाबा साहब। उसने वही डाली हुई थी सर पे वो, तो ये मैं कई बार हाँ, अब बदल गया तो कह नहीं सकता। कॉफी हाउस तो इस लाइक उसमें भी बैरे वही उसी तरह का डाला हुआ उन्होंने। अंग्रेजों ने खोला था ना ये, कलकत्ता में भी था कॉफी हाउस, अभी भी है, थोड़ा बदल दिया अभी उसका, मतलब मॉडर्नाइज कर दिया, लेकिन वही मतलब पंखे उसी टाइप के हैं, लंबे डंडे वाले, रूफ भी ऊंची वाली जो है। बेड़ा घर इनका कर रखा है मतलब। अच्छा देखिए, जो ड्रेस हम लोग पहनते हैं कोर्ट में, बड़ा दिक्कत होता है उसमें गर्मी में। भाई यूएस में तो सूट्स आ गए हैं, हर अटर्नी जो है इज इन सूट। मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे कपड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है? राइट राइट। जी बिल्कुल। अवगढ़ सिंह को कोई ऐड कर ले, ये बार बार लिख रहे हैं। ऐड कीजिए ना। हाँ मेरे पास तो वो नहीं है ना, मेरे पास वो ऐड करने का मतलब प्रोविजन नहीं है। हाँ जी, हाँ कपड़े। जी जी जी, बोलिए सर। इधर अमेरिका में मुझे जहाँ तक मैंने तो देखा है कि बहुत सारे वकील तो ऐसे पैंट कमीज में चले आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टाइट लगानी पड़ेगी, मतलब ये कहते हैं कि जीन्स वगैरह ना हो, निक्कर वगैरह पहन के मत आओ। हाँ। कुछ दिन बाद वो भी अलाउ हो जाएगा, जीन्स भी अलाउ हो जाएगा। राइट है। दादा जीन्स भी तो कॉलोनियल ही है। अच्छा, ये फाड़ के क्यों चलते हैं लोग? ये जो फटा हुआ जीन्स पहनने से एकदम बेकार लगता है। नहीं हम जीन्स है ना, जीन्स देखो, जीन्स बनती है कॉटन से, कॉटन है नेटिव इंडिया का, और जीन्स के ऊपर जो रंगाई होती है उस किससे, नील से होती है। नील को अंग्रेज कहते हैं इंडिगो जी, है ना। तो इंडिगो से ही जीन्स जो ओरिजिनल बनी थी ना, इंडिगो से बनी थी, पर इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमसे सिर्फ इन्होंने क्या कहते हैं उसे, रॉ रिसोर्सेज जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल हमसे लिया और खुद बना के दुनिया भर को बेच रहे हैं। सो जीन्स के पीछे टोटली इंडिया का रॉ मटेरियल है और सारी दुनिया पहन रही है। दादा ये जो है कॉलोनियल माइंडसेट के लोग आज भी जिंदा हैं, इनको कुछ नहीं, पकड़ के दड़बे में बंद करना चाहिए। अवगढ़ जी नमस्कार। नमस्कार जी अवगढ़ सिंह जी, नमस्कार सभी को। आज तो आप लोग बजा दिए हाँ, क्रिश्चियन को। तुम क्या कर रहे थे एडम के यहाँ बैठ करके वहाँ पे? किसके यहाँ? एडम सीकर के यहाँ पे क्या कर रहे थे बैठे हुए? नहीं, एडम सीकर नहीं, वो समझ गया अवगढ़ जी, बाद में बात करेंगे। नहीं, वो तो मैं सुबह गया था, मैंने बोला था कि एडम सीकर अगर तुम एडम सीकर का नहीं बोल रहा हूँ, अरे मोहम्मद पे टारगेट ज्यादा करो। अरे हक वाला। हाँ, वो तो जिहादी है, बहुत हुआ सम्मान, फिर हम लोग भी सम्मान करना जानते हैं किस तरह करना चाहिए। चलिए बाद में बात करेंगे इस विषय पे। जी। उस दिन मैं वार्निंग दिया था ना आपको, देखिए मेरा वार्निंग सही निकला। जी, कि नहीं बोलिए।
स्टार्ट रखिए, बाद में हम मैं लोग डिस्कस वार्निंग, करेंगे। हाँ जी मैं वार्निंग दिया था ना, उस आदमी को ज्यादा वो मत दीजिए, तवज्जो मत दीजिए ज्यादा। ये भी भसीन का ही आर्टिकल को वो कर रहा है, बट भसीन की बुक को एनालाइज कर रहा है वो। जी जी जी। अरे थोड़ा सा ये दादा एक मिनट, ये दलाई लामा के पिक्चर से याद आया है, दलाई लामा ने क्या किया? वो बच्चे को कह रहा है, वो उसको केस कर रहा है, ये क्या कंट्रोवर्सी है? ये तो मैं पढ़ा नहीं सर, ये कब का बात है सर? ये कल परसों की। एक्चुअली भारती जी, हुआ क्या है, दलाई लामा जी 90 ऊपर हैं, और फिर वो क्या होता है, वो अल्जाइमर क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? डिमेंशिया है, अल्जाइमर है यार, 80 हाँ 87 है। हाँ, तो वो वही प्रॉब्लम से लगता है मुझे डील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, बच्चे की टंग चूसने लगे। यही हुआ होगा, मतलब इतने अभी तक कोई दाग नहीं लगा और अचानक इतनी उम्र में इस तरह की बातें उठने लगी, तो यही एक अनुमान लगाया जा सकता है। यार अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आई कि ये डिमेंशिया से इसको ही शोइंग द साइन ऑफ डिमेंशिया। अभी तक तो डेलीगेशंस आ रहे हैं, उनसे बातें कर रहा है, और अभी सडनली बच्चे को कह रहा है कि मेरी जीभ चूसो। पागल हो गया ये, क्या दिया तूने? पता Anyway, नहीं बुद्धिस्ट लोग इतना मेडिटेशन करते, सारा मेडिटेशन गया कहाँ? मोहम्मद साहब का भूत कहीं नहीं चढ़ा तो वो भी तो जीभ चूसते थे। हाँ सही बात कह रहे हो दादा। मोनोथिस्ट रिलीजन का यही प्रॉब्लम है। अवगढ़ जी पढ़िए। जी, the principal characters who shaped the relation between India and China, among them Jawaharlal Nehru, Zhou Enlai, Mao, as well as our diplomats K.M. Panikkar, G.S. Vajpayee, K.P.S. Menon, and the controversial T.N. Cole, come alive in Basin's book. Most importantly, his books एक मिनट reveals... अवगढ़, एक मिनट। जी जी, टीएन कॉल, बाजवा साहब, योर अटेंशन इज इनवाइटेड प्लीज। हाँ जी हाँ जी। कंट्रोवर्शियल लिखा है। आईएफएस से या आईएस थे ना? हाँ, आगे क्या है? फॉरेन सेक्रेटरी था शायद। अगर पढ़ो। Most importantly, his book reveals how India's border row with China was allowed to spiral out of control by Nehru. This has led to the never-ending standoff between India and China all along their long Himalayan border. आगे भी Now attached with the Kashmir problem Nehru, China problem Nehru. नेहरू का क्या मतलब दूरदर्शी नहीं थे कि इनके दम नहीं रहता था स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का? मुझे समझ में नहीं आया। अभी प्रदीप ने कुछ बोला, प्रदीप से पूछ, प्रदीप बताएगा। बताइए पीके जी सर। इंडिया से उसकी कोई दुश्मनी थी, अब ये दुश्मनी उसके जीन्स की वजह से हो सकती है, ये दुश्मनी उसके कम्युनिस्ट होने की वजह से हो सकती है, ये दुश्मनी जो है उसके चरित्रहीन माँ बाप की वजह से हो सकती है। ये बात, तीन चीजों का लीथल कॉम्बिनेशन है ये। लीथल कॉम्बिनेशन है। आज वो जयपुर डायलॉग वालों ने एक फोटो अपलोड की है, कह रहे थे 1950s में सेफ टाइगर का प्रोजेक्ट इस तरह चल रहा था, उसमें वो माउंट बेटन की पत्नी के साथ घूम रहे थे जंगलों में नेहरू जी। नेहरू जी पता क्या कहते हैं? बाय एजुकेशन आई एम इंग्लिश मैन, बाय व्यूज आई एम इंटरनेशनलिस्ट, बाय कल्चर आई एम मुस्लिम एंड हिंदू ओनली बाय एक्सीडेंट।
अरे तभी तो बर्बाद सारी कर चीजें दिया तो देश बता को। दी उसने, अब क्या रह गया? हम्म। अरे इनकी पूरी जनरेशन तो वैसी निकल के आ गई है। राहुल गांधी को देख लो। अवगढ़ भाई, जेनेटिक्स ही उसकी गड़बड़ है। जी जी मैं बिल्कुल सही कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, उसकी नहीं जेनेटिक्स है, नहीं, इंडियन आप जीन्स बिल्कुल नहीं सही है कहा। वो। देखिए, चाइना तैयार था मतलब सेटलमेंट के लिए। ये क्या चाइना की इकोनॉमिक डाउनफॉल शुरू हो गया है क्या? हाँ अभी हाँ हाँ। हाँ। डाइवर्ट मत कर यार, चाइना की इकोनॉमी मत जा, पहले इतने ही पढ़ते रहो, आगे चल डॉक्टर कहाँ से साहब तो पढ़ना यही है? इन बोल दिस रहे बुक से? मैंने ऊपर भी दिया हुआ है, बढ़िया चीज दिया हुआ है। एक तो बहुत चाइना छोटा वांटेड दिख रहा टू है, मुझे रिजॉल्व द आंखें बिल्कुल डिस्प्यूट। घुसा नहीं पड़ रही हैं। पढ़ूं मैं? Bhasin further observes, अच्छा ये, Bhasin wonders why Nehru chose to be so unreasonable with China when he was fully aware that neither Kuomintang China nor Tibet, before the emergence of the communists, had accepted India's northern frontiers bequeathed by the British. There was full consciousness that the communists alone would challenge them, but Nehru remained hesitant, nay, unrelenting, to discuss them, to reach an amicable settlement. In the western sector, his unilateral demarcation of the border by his fiat and his adamant refusal to discuss it proved to be the nemesis which was entirely avoidable. The need of the time, Bhashin argues, was to have properly surveyed the undemarcated frontiers for which Zhao had pleaded repeatedly. Only if he had followed the advice that he liberally gave to the Burmese Prime Minister to negotiate his country's borders with China and not adopt a rigid line, India would have saved itself from the ignominy of 1962. In his book, Machine implies that with a little more common sense, a lot more professionalism and circumspection in dealing with China, and we could as well be coexisting with China today with clearly demarcated borders and without being shut out of Tibet. The Nehru's ambition was to be seen as Asia's preeminent leader, Bhashin's book brings out, also played a more negative role than we tend to accept in shaping India-China relations. He riled the Chinese no end. As Zhou Enlai told Nixon, Nehru was so discourteous. There have been several other works on this subject. Now compare this statement of Bhasin with Jairam Ramesh. Totally poles apart. इसने क्या क्या उड़ता तीर लिया है, मुझे लगता है। आप सही कह रहे हैं। There have been several other works on this subject that have made Indians doubt the popular account of the Indo-China border conflict, or at least made them ambivalent. One of the most comprehensive and clinical is A.G. Noorani's India-China border problem 1846 to 1947. Another, Dividing Lines by K.N. Raghavan, is kinder to Nehru, but not before posing the inconvenient question: what did the Chinese gain out of the 1962 border war, the so-called Treacherous Act, when they did not try to retain any place of territory in the eastern sector, where most of the war was fought, no attempt to commit further acts of aggression, despite the Indian army being in full retreat? हाँ, ये बात भी सही है सर। Correct. ईस्टर्न सेक्टर में कोई हाथ ही नहीं लगा उसमें, जितना लिया था फिर तो विड्रॉ कर गए सब चाइनीज वहाँ। They wanted to punish Nehru, I think. That is the case. Such has been the secrecy surrounding the India-China border dispute over the last several decades that successive Indian governments, Washington states, have chosen to stay with the past narrative and bat on the same old wicket while keeping the nation ignorant of the facts that caused the war in 1962. The way out, according to Bhashin, is fully open out all archival records about our border dispute with China and through them convince the Indian public
that the position taken by India in the past was not a rational one, and that China was not altogether perfidious as it was made out to be. Correct. While we can be justly proud of Nehru for creating the modern secular Indian state, we also need to accept that his management of our foreign policy left much to be desired. By the time Nehru passed away in May 1964, India had two hostile neighbors, Pakistan and China, to contend with, and an alliance between the two he feared most has now come to pass. Bashir, through his book, speaks truth to the Indian people. Will they listen? And more importantly, will they accept it? दादा एक मिनट, ये जो ऊपर जो लाइन थी ना कि चाइना वाज नॉट द परफिडियस या द डिसीटफुल, या वो नहीं जी थे, जी जी ये बात ठीक है। मैंने अपने चाइनीज स्पेशली प्रोफेसर से पूछा था जब मैं मिनेसोटा में पढ़ रहा था। मेरा भी जो इंटरनेशनल बिजनेस मेजर चाइना फोकस पे था, जी ठीक है। जी जी तो वो जो था हमारा प्रोफेसर रिचर्ड बोर, उसकी वाइफ भी चाइनीज और वो पीएचडी था चाइनीज में, और वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी रहा यूएस के, कि भाई जी चाइना पे होते हैं ना, चले जाते हैं फिर हाँ आ जी जाते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ, उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा रिचर्ड, व्हाई डिड चाइना अटैक इंडिया? थोड़ा सा पॉज लेके कहता है माओ डिडंट ट्रस्ट नेहरू, दैट्स ऑल ही सेड। करेक्ट करेक्ट आज तो ये करेक्ट। पता ही चल रहा है नहीं। हाँ, ये मेरे प्रोफेसर की लाइन है, बस थोड़ा देख सोचा, कहता है माओ डिडंट ट्रस्ट। एक लाइन ऊपर ऊपर एक लाइन में मैं पढ़ा था उस समय, सर वीवी सर स्क्रॉल कर रहे थे, मेरे नज़र में आया वो चीज। चाइना वांटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। उन लोग कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो नेहरू फ्लैटली रिफ्यूज टू लिसन टू देम और टॉक टू देम रादर। सेम वाला सिस्टम जैसे जेलेंस्की को पहले मौका दिया गया था, पर वो तो वॉरियर बन रहा था, कॉमेडियन से पेल दिया उठा के उसने। सेम इसके साथ हुआ, ये भी वॉरियर बन रहा था, किताबों में जंग लड़ी थी, पेपरों पे इसने, वो सामने आ गया तो हवा टाइट हो गई। ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, द नीड ऑफ द टाइम Bashir argues was to have properly surveyed the undemarcated frontiers for which Zhao had pleaded repeatedly. Only if he had followed the advice that he liberally gave to the Burmese Prime Minister। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ऊपर भी एक जगह दिया हुआ है। ये है क्या? Unrelenting to discuss them to reach an amicable settlement। उन लोगों ने बोला था शायद अक्षय चिन्ह हम लोगों को दे दीजिए और बाकी जो है हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ बात हो रहा था। He never wanted to discuss anything at all। दादा, आर यू विलिंग टू एंटरटेन दिस आर्गुमेंट जो मैं बोलता हूँ कि जो भी नेहरू ने किया, ये अभी भी इंग्लैंड पीछे से डिक्टेट कर रहा था कि नहीं, ताकि ये जो इंडिया की बाल्कनाइजेशन का प्लान है उसकी नींव पड़ी रहे। डू यू थिंक जी 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 कि नेहरू नहीं ये That's why he was riling चाइना ना, चाइना का हार्मोनियस पॉलिसी है, ये है, वो बोल तो रहा था ना वो इंग्लैंड में। लेकिन आज वो बड़ा मजेदार था। लेकिन we saw two sides of the coin। एक वो अपना जयराम रमेश का और इधर ये वाला जो हम लोग पढ़े अभी, और उसके पहले भी जो आर्टिकल पढ़े। सो वी गॉट दी टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। लेकिन उसका जयराम रमेश का चूतियापा देखो, ये तो गवर्नमेंट में था। ये भी जरूरी है जानना ना, ये जानना जरूरी है। देखिए ये भी पढ़ना जरूरी था। नहीं दादा, उसके पास, मैं ये नहीं कह रहा, आप ये सोचो उसके पास तो एक्सेस रहा होगा सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का। बिल्कुल वो बिल्कुल। तो गवर्नमेंट में था, ये बंदा तो गवर्नमेंट में भी नहीं था। और लिख रहा है कि मटेरियल ही नहीं है कुछ। अब नेहरू इतना बड़ा पंडित था कि उस समय इतने लेटर्स लिखते थे, ये लिखते थे 100 वॉल्यूम, ये फलाना ढिकाना। ये गवर्नमेंट में क्या
गवर्नमेंट में ये गोलियां उबाल रहा था जयराम रमेश, जो इसको पता नहीं था कुछ भी। ये अभी भी गवर्नमेंट आ सकता है, अगर कांग्रेस जीत गई तो ये इंडिया का कुछ भी बन सकता है। तो अभी भी गोलियां ही उबालेगा, ये करेगा अरे क्या? जो एमओयू साइन किया है उसको पब्लिक क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट के पास तो है रखा हुआ, 268 पॉइंट्स का कुछ एग्रीमेंट है उनका। अच्छा, लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं इसको लेकर के? Reality of a military defeat of 1962 India-China war by Paul Tatum for Euro-Asian Times confirmed strongly by angry veteran। क्या बोल रहा है ये? इसने बोला था कि ये वो है नेहरू ये रिस्पॉन्सिबल। दादा कर्नल अगर लोग हाँ कोर्ट जी, चले बोलिए। जाएंगे, कोर्ट एंटरटेन कर देगा, तो बहुत सारे लोग उखड़ जाएंगे ना, बहुत सारे लोगों के कच्चे खुलेंगे। इसलिए वो एग्रीमेंट जो है कोर्ट उसको एंटरटेन भी नहीं करेगा नॉर्मल बंदे का। थोड़ा पुनिया साहब को पढ़िए तो ब्रिगेडियर पुनिया हाँ साहब क्या जी, बोल हाँ रहे हैं? जी। It is totally unfair on the part of Mr. Sandeep Mukherjee, the author, to blame Brigadier John Dalvi for the conduct of the Battle of Namkachu or any other commander for that matter. The fault squarely lay with Pandit Nehru, V.K. Krishna Menon, Gulanath Malik. ये भी एक बदमाश आदमी था। डायरेक्टर आईबी, जुलाई 52 मैं अक्टूबर बाजवा साहब 8 की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे, देखो अभी। हाँ जी, General P.M. Thapar, Lieutenant General L.P. Sen, Army Commander Eastern Command, and Lieutenant General B.M. Kaul, the Corps Commander of a non-existent corps. मजूमदार जी एक एक मिनट, एक ये मिनट पीएम आपको बताओ। थापर करण थापर का बाप था क्या? हाँ जी, कौन? पीएम थापर, करण थापर और हमारी जो रुकला ये रोमिला थापर है, रुको, इनके रिश्तेदार है। हाँ, एक मिनट रुको दादा, मैं उसका पूरा चिट्ठा खोलता हूँ ना, कौन किसका बाप था, कौन किसका चाचा था। एक मिनट रुको। आपको बताओ, ये हमारे बीएन कॉल साहब है, चाइना के अटैक होने से एक हफ्ता 2 दिन 3 दिन पहले इन्हें बुखार चढ़ जाता है, हाँ। इसलिए बीमार हो गए थे। तो ये आगे क्या लिखा है? द कॉप कमांडर ऑफ अ नॉन एग्जिस्टिंग कॉप। नॉन एग्जिस्टिंग कोर, मतलब ऐसे ही उनको ये लेफ्टिनेंट जनरल बना के रखा गया था। पुतला हाँ जैसे दादा, खड़ा किया जाता है। करण थापर दादा। नहीं, हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल। हाँ, आपको करण थापा और किस किस की चाहिए डिटेल? करण थापर जो है ये प्रेमनाथ थापड़ की उसमें से आ रहा है, प्राणनाथ थापड़ के फैमिली में से, जो कि इंडियन आर्मी का चीफ था 1962 वॉर में, जो हारे थे ये। ठीक है, इनका दूसरा भाई था, इनके दादा का दूसरा मतलब बाप का दूसरा भाई था प्रेमनाथ थापड़। ठीक है, जिसकी बेटी है उर्मिला थापड़। ठीक है, और इनका एक और भाई था दयाराम थापड़, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल था। और इनका एक औरत है इनमें, रोमिला थापड़, जो हिस्टोरियन है। ये दयाराम थापड़ की बेटी है। और रोमेश थापड़ इसका भाई है, करण थापड़ इसका चचेरा भाई है। और दीवान बहादुर कुंज बिहारी थापड़ ये इनके दादा हैं। ये है इनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, तो ये सब कम्युनिस्ट पहले ही से थे, ये जो चोर चोर मौसेरे भाई, अरे इसलिए ये वो पैसे अंग्रेजों वाले के कम्युनिस्ट होते हैं क्या? इनके दादा अंग्रेजों के टुकड़ों पे पल रहे थे, इसलिए दीवान के साथ बहादुर भी लगा हुआ था। असली नाम था कुंज बिहारी थापड़ बस। अच्छा, आप गढ़सिंह इसे कहते हैं अली बाबा और 40 चोर। जी बिल्कुल। जिम्मेदार पढ़ो इसका आगे। Ignoring the strategic blunders and getting into tactical fault finding is not justified. Moreover, it was Lieutenant General Cole who had personally deployed 7th Infantry Brigade non-tactically in a linear fashion along the Namkachu River. Hence, it would be totally unfair to blame Brigadier John Dalby. लीनियर फैशन, हाँ, लीनियर फैशन। हाँ, linear fashion, मतलब in a straight line. मारो। Hence, it would be totally unfair to blame Brigadier John Dalby for this non-tactical deployment of his brigade, which took away the initiative from him to conduct the defensive battle in the manner he would have otherwise done. To hold any commander responsible, he should, in all fairness, be given a complete freedom of action
after he has been assigned a task. He should have been tasked to deny the Hatungla approach. Therefore, how he would have done it was his lookout and his responsibility. But that did not happen. The author, as well as Major General Khurana and Lieutenant General Panag, the commentators, have very conveniently skipped ये the गुल पनाग का बाप justification. है, हाँ? लेफ्टिनेंट जनरल हाँ, पनाग. actress. The author, as well as Major General Khurana and Lieutenant General Panag, the commentators, have very conveniently skipped the justification for India's forward policy, which is a real strategic issue. The most pertinent questions that need to be answered are: how was India justified in laying her claim on Akshay Chin and on the Thagla Ridge, located 5 kilometers across the McMahon Line? How was India justified in establishing Dhola Post across the McMahon Line and tasking its army to throw away the Chinese from Thagla Ridge in Northeastern Frontier Agency? How was India justified in crossing the alignment of the British Boundary Commission 1846-47 in violation of the Non-Aggression Pact of 1842 in the Ladakh sector and the McMahon Line in the Northeastern Frontier Agency sector? The crux of the problem lies here. Rest all are but secondary issues. A justification for any boundary claim can be based either through a conquest or through a consent. Which Indian ruler has ever conquered these areas? Or which treaty justifies India's claim on the same? In 1834, Gulab Singh Dogras had invaded Ladakh, but the Tibetans advanced to liberate it and pushed them back. They suffered a reverse short of Leh, and as a result, a non-aggression pact was signed between Maharaja Gulab Singh and the Tibetans in October 1842. This bound both the sides to respect each other's territory. Here lies the real boundary, which India failed to respect in 1962. Now the question is, which treaty had ever superseded this non-aggression pact of October 1942? The Johnson-Ardga, the Johnson-Ardga line of 1865, the Foreign Office line of 1873, and the McCartney-MacDonald line of 1899 were all boundary line proposals made by the British to the Chinese and do not have the backing of any treaty. These lines have no legal sanctity. So why confuse the people with these so-called boundary lines? The history of Akshay Chin in brief goes like this. Mr. Johnson, an officer of the Survey of India who visited Khotan in 1865, drew a boundary line showing Akshay Chin in Kashmir territory. This came to be known as the Johnson-Ardga line, but the Chinese refused to accept this proposal. Yet the British published it in an atlas in 1868. However, it qualified it as a proposed boundary line. In 1892, the Chinese gave a physical expression to the boundary claim by erecting a boundary pillar in the Karakoram Pass with an inscription that the Chinese territory began there. In 1899, the British proposed to the Chinese to divide Akshay Chin through McCartney-MacDonald line, but the Chinese never replied. After that, there was no further attempt by the British to get China to agree to a boundary alignment in the northwest. The Russian threat that nourished British British desire for a boundary which would leave Akshay Chin within Indian territory continued to end their rule, but they could not fulfill their desire. ये आवाज कहाँ से आ रही है सर? However, the British never violated the Non-Aggression Pact of October 1842. Even the secret treaty signed by the British with the Tibetan government in March 1914 in Delhi, making McMahon Line as their boundary in the Northeastern Frontier Agency after the failure of the Simla Conference of 1913, where the Chinese refused the British proposal,
was a clear violation of Anglo-Chinese Convention of 1906 and the Anglo-Russian Convention of 1907, which forbade the British to sign any treaty with Tibetans without the consent of the Chinese government. Hence, the British kept it as a secret for 23 years. It was long forgotten that the British started showing it as a boundary on its maps in 1937, but qualifying it as undemarcated. After that, they both got busy with World War II, and the British left India soon thereafter. But the British had never attempted to occupy either Akshay Chin or the Northeastern Frontier Agency, only because they had no legal claim on those areas based on these proposed boundary lines. In any case, the unilaterally drawn boundary lines have no legal sanctity. Interestingly, even the 1914 Simla Convention showed Akshay Chin as part of Tibet, so India's claim on Akshay Chin is not justified in any manner. ये हमारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं. जी. It was only on the 1st of July 1954 that Pandit Nehru issued a directive to redraw the boundary lines, burn the old maps, forward the new maps to the embassies, and have the same published in school and college atlases. Please refer to A.G. Nurani's book, India-China Boundary Problem 1946-1947, History and Diplomacy. Moreover, did Pandit Nehru ever write a single letter to Chou En-lai to withdraw the Chinese troops from Akshay Chin, since it belonged to India? If not, why? He believed that 9/10 of the boundary claim lay in physical occupation. The IB chief kept advising him that China was not capable of taking on India militarily. ये मलिक के बारे में बता रहा है. And this prompted Nehru to promulgate the forward policy in the winter of 1961-62, which ultimately led to the 1962 war. समझ में आया क्या प्लेयर थे लोग, किस तरीके से बेवकूफ बनाया इस गधे को. बोला कुछ नहीं होगा. China captured all its claimed areas by 20th November 1962 after giving another chance to India. I'm emphasizing on this. After giving another chance to India to resolve the boundary issue through talks and not by use of force, by giving a 20-day strategic pause during the war from 26th October to 14 November 1962. But Nehru was adamant. He said, "We will talk, but not negotiate." This was the height of adamancy. Talking but not negotiating was okay, but use of force through forward policy was not justified. Hence, China had no option but to make India realize it the harder way. Having captured all its claimed areas, China announced a unilateral ceasefire and withdrew to pre-war positions without any outside compulsion, and invited India for talks to resolve the boundary issue. But Nehru was left with no face to do that now, or else his government would have. Nor did he show the decency to resign and get a fresh public mandate. He simply clinged on to power. Chinese message was loud and clear. Boundary issues cannot be resolved through use of force. A divided cabinet, responsible opposition, an uninformed press, and a restive parliament, all fed on bad history, held Nehru hostage. Not that he had a different view of the past. उसका वो इंटरनेशनल स्टेचर सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, ये सब बोल रहा है. ये कौन है साहब? ब्रिगेडियर आई.एस. गाखल. पढ़ूं सर इसको? नहीं, देखते हैं क्या बोल रहा हूँ. The fact is, plans were made without actual ground recce. हाँ जी. At sub-unit level 2, the good old drill of early warning area, familiarization, patrolling, and ambush were forgotten. The politician has share of the blame, but the military leadership, in my view, played with lives of good soldiers. तो मिलिट्री वाले जबरदस्ती थोड़ी ना ओवररूल कर पाएंगे पॉलिटिशियंस को. हमारे यहाँ तो पॉलिसी है ही नहीं. इसका पढ़ूं? माइकल दलवी, सन ऑफ ब्रिगेडियर जॉन दलवी.
A brigade commander tried to impress upon the corps commander that he was having none of it. In fact, Lieutenant General BMK dispensed with what is a sacrosanct chain of command. He would bypass all and openly state that he would speak to the PM and the cabinet. This is important, sir. He would bypass all and openly state that he would speak to the PM and the cabinet. With that kind of an atmosphere, what exactly were field commanders expected to do? Correct. Lack of coordination. ये No मिलिट्री proper वाले आपस instruction. में उसके आर्टिकल को डिस्कस हाँ। कर रहे हैं। एनीवे पब्लिक को समझ में आ गया होगा कि कौन क्या कर रहा था उस समय। The main people who are responsible have been brought to light quite adequately, sir. Thanks to you. सब मिला जुला के गांधी परिवार ही मजे मार रहा था और जो टैलेंटेड लीडर्स थे उनको बिल्कुल साइडलाइन किए हुए थे लोग। जी जी जी। अरे अवगढ़ भाई, ये पप्पू से ज्यादा बड़ा चूतिया था। पप्पू साजिश तो कम से कम रच पाता है, ये वो भी नहीं कर पाता था। ये इतना झंड था। ये गांधी जी की कृपा थी। झंड था। हाँ, ये कतई झंड था। ये कम से झंडू कम जर्नी। राहुल गांधी जाता है, टूल किट के हिसाब से साजिश तो रच लेता है इंडिया के खिलाफ। ये वो भी नहीं कर पा रहा था। इसको कह दो हाँ जी थूकना है, थूक दो, वो अंदर ही थूक लेता था अपने। ये एक बात अच्छी हुई कि 1965 की लड़ाई में 1962 की लड़ाई में जो हमने सीखा था वो ठीक तरह से अप्लाई किया, पर बहुत जल्दी से आ गए। अपने रेपरकशन में बात कर रहे हो, 71 में और भी बेटर हो गया, 99 में और भी बेटर, पर अभी भी और धीरे धीरे बेटर हो रहा है। पर जब से मोदी जी आए तब से इंडियन आर्मी वाले बहुत खुश हैं। आई थिंक आर्म फोर्सेस वाले खुश हैं। जी जी। जो बीच में जी, टाइम था जी। ना, उसमें बहुत दुखी थे, बहुत इशू आ गए थे। बाजवा जी आ, 1962 में अच्छे से पीट दिए होते, धो दिए होते और मानसरोवर ले लिए होते, क्लेम कर लिए होते तो किसी का औकात नहीं होती कि अभी तक देखता अपने सेकेंड आप। पैरा। अवगढ़ भाई, इसकी प्राइम जगह मिनिस्टर मैं हिंदू होता में ना, इस जी। चूतिए की जगह मैं होता तो मैंने मार मार के इन्हें पक्का है उधर जापान की साइड समुद्र में घेर देना था। हाँ, सही कहा। India's belief that it can never be attacked by China and did not let the Indian army prepare, and the result was the standoff between 10,000 to 20,000 Indian troops and 80,000 Chinese troops. कंपेयर। The 1962 Sino-India War continued for about a month and ended in November 21st, 1962, and with China emerging victorious. This is a historical truth that the then Congress government, led by the former Prime Minister Jawaharlal Nehru and his Defence Minister V.K. Krishna Menon, had fallen short of expectations in their dealings during the 1962 war with China, leading to the debacle. It is said that the army warned the then Defence Minister Krishna Menon in 1961 about the need to prepare for a Chinese invasion. However, the warning fell into deaf ears, and the follies made by the then Congress government left a deep-seated scar on the history of India, as explained in 2012 article by India Today journalist Gaurav Sawant. Shockingly, the then government led by Jawaharlal Nehru was warned of a possible attack by China almost 2.5 years before the first wave of Chinese troops overran the border in 1962. But Nehru and the then Defence Minister Krishna Menon did not feel the need to take professional military advice, and the result was that India suffered its worst ever defeat during the Indo-China conflict in 1962. As per the article by Gaurav Sawant, on March 17, 1960, Lieutenant General SSP Thorat, commanding the Eastern Command, had conducted a military exercise that accurately predicted the timing and the nature of a possible Chinese attack. ये उनका वो है रिपोर्ट। हाँ,
टाइपराइटर वाला ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट. SSP Thorat wrote an assessment after a year-long study of the Chinese build-up across the McMahon Line. In his report, Thorat had said that the Sino-Indian ties that had remained friendly in the past had undergone a considerable change. This is primarily due to the claim made by China upon large territories which are clearly ours. She, that is China, has also refused to recognize the McMahon Line as the international boundary and has made deliberate incursions into our territory in Ladakh, Uttar Pradesh, and the Northeastern Frontier Agency, now Arunachal Pradesh. We are required to resist to the full and evict any further incursions by China. This requires us to be fully prepared to undertake immediate military action, his assessment said. General Thorat's exercise Lal Killa, conducted in Lucknow on March 17, 1960, was perhaps the most detailed military drill carried out. Sawan. Thorat knew that the Chinese would attack. He made detailed studies of intelligence bureau reports, the terrain, the time taken by Chinese troops to cover distances, and their preparations to accurately predict a Chinese attack. He wrote in his assessment report, the task was to defend our territory and that of Sikkim against aggression from Pakistan and China, and be prepared to give military assistance to Nepal and maintain law and order in the Naga Hills and the Xuansang Agency. The former director of infantry, then a young captain, Lieutenant General Guru Bakshi, said, in 1959, we as young officers were addressed by General Thimaiya. The impression we got was that the government, especially then Defense Minister V.K. Krishna Menon, was not interested in professional military advice. General Thimaiya had red-flagged the Chinese build-up. The civilian leadership was not listening. Lieutenant General Shantanu Chaudhary, the former Vice Chief of Army Staff, said, sadly, there was a lack of coordination between the top military and political leadership. Had effective preparations been done when Lieutenant General Thorat warned, the situation would have been very different. Reportedly, General Thorat had also batted for the utilization of an air force in an offensive role during the 1962 Sino-India conflict, but the Nehru government had not paid heed to the suggestion. With special attention for Bajwaji. देखो साहब क्या बोल रहे हैं लोग. बाकी तो टिप्पणी अपना एयर मार्शल कवर कर लिए हम लोग. हाँ. ये डेंजिल को क्या बोल रहे हैं? वो एक वीडियो के बारे में about the historical blunders committed by the Congress Party, especially during the Nehruvian era. हाँ जी. सबसे मेन बात बताता हूँ कि जो एयरफोर्स की लड़ाई है ना, एक तो चाइना के एयरबेस थे 1962 में, यहाँ इंडिया की बॉर्डर से बहुत दूर थे, ठीक है. सेकंड यहाँ तक पहुंचते इनको तो उनके पास आई थिंक फ्यूल, एयर फ्यूल ऊपर वाले वो भी खत्म हो जाता, ठीक है. दूसरा, एक तो ऊंचाई इतनी थी कि वहाँ पे जैसे अभी भी पहाड़ पर टकरा जाते. उस समय के जो एयरक्राफ्ट नहीं ऑपरेट नहीं कर पाते क्योंकि उतनी हाइट पे उड़ने वाले कोई भी इनके पास प्लेन थे जहाज नहीं थे. राइट. और इंडिया ने अपने एयरफोर्स ना भेज के उनको एडवांटेज दी. इंडिया की एयरफोर्स जा सकती थी क्योंकि हमारे तो बिल्कुल साथ ही है. संदीप दादा, यही चीज है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये गद्दार था. इंडिया के ये हर पार्ट इसने जानबूझ के दिए हैं. तिब्बत को अनेक्स करवाया खुद. राइट. उनको जो है वो प्रोवाइड करवाई, जो सप्लाईज थी इंडिया ने प्रोवाइड कराई थी 1952 या 54 में जो उन्होंने एनेक्सेशन करा था तिब्बत का. सप्लाईज इंडिया दे रहा था. क्यों दे रहा था? अभी भी जो उनका शिनजियांग में उनका एयरबेस है चाइना का, जब वो ऊपर उड़ेगा ऐसे वो लद्दाख पे अटैक करना है तो 50% ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है इवन राइट नाउ. एकदम सही बोल रहे हैं सर. अभी भी जो थोइस लेह लद्दाख से इंडिया के
हवाई जहाज उड़ते हैं वो बिल्कुल साथ में है, उनकी पूरी कैपेसिटी है। तो एयरफोर्स को नहीं इंक्लूड करना वैसे क्रिमिनल ऑफेंस। सर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, वो चाहता ही था इंडिया टूटे। हाँ जी, या उसकी पर्सनल जो है एनिमिटी थी इंडिया के साथ। ये मैं राइट। हर तरीके से जो है मैं यही महसूस करता हूँ। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देना कश्मीर में, चाहे तिब्बत अनेक्ट करवाना, चाहे इंडिया की 1962 में उससे पहले कोई प्रिपरेशन होने ही ना देना, एम्यूनेशन बनना बंद करवाना। ठीक है, ये जो आपकी वो है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में एम्यूनेशन बनना बंद करवा दिया था पहले ही इसने। जूते बनवा राइट, रहा था वहाँ। हाँ। वो जूते ही साले को मारने थे। 4,000 सोल्जर मरवा दिए और पता नहीं 2-3 हजार घायल हो गए। ये और पढ़िए नाभा जेल में एक दिन बिताने में गांड फट जाती थी इसकी। ये पढ़िए Diplomat TN calls serious affair with a Chinese girl and what all went behind 1954 Indo-China agreement on Tibet. ये विदेशी का है Lord ना, RP, ये हाँ, गोरे का है। Lord RP, ये 31 अगस्त 2018 का है आर्टिकल। हनी ट्रैप। History is often politically distorted, and it is sometimes only decades later that one discovers it. हाँ, इसमें हाईलाइट कर दिए हैं सर जी। अरे TN ये called सारे के charged सारे the के affairs was having a serious affair with a Chinese girl and wanted to marry her. अरे ये सारे के सारे दोनों साइड जो है गड्ढे वाली चड्डियां पहनते थे। किसी भी साइड से यूज कर लो। The image क्या है पंसील, ये पंसील के प्रिंसिपल क्या है? mutual respect for each other's क्या है? Integrity and sovereignty, mutual non-interference in each other's affairs, क्या हुआ? इंटरनल अफेयर, Internal affairs, equal and mutual benefit, working रिलेशन विद relations, ईच अदर, हाँ, mutual म्यूचुअल नॉन non-aggression, एग्रेशन। peaceful coexistence. अप्रैल 18 28, 28th, 1954. ये क्या लिखा है, इस पे पढ़ो। Worst negotiated treaty. Historical documents recently opened to the public shed some light on how the accord was arrived at. The five principles on Matlab Panchsheel were just a small preamble to the agreement on trade and intercourse between the Tibet region of China and India, signed on April 29, 1954 in Beijing by Indian Ambassador N. Raghavan and Zhang Hanfu, the Deputy Foreign Minister of China. It was about mutual trading and pilgrimage rights. On May 15, Nehru admitted to the parliament that the agreement had settled the fate of Tibet, a peaceful independent nation which was suddenly deprived of its autonomy. So far as Tibet is concerned, it is a recognition of the existing situation there, Nehru stated. For the Prime Minister, the most important feature of the agreement was not the fate of the Tibetans, but the wider implications for world peace. घर में peace नहीं है तो बाहर क्या होगा? During the debate which followed, most of the members of the Congress and the Communist Party were enthusiastic in their endorsement of the agreement. Acharya Kripalani, however, strongly attacked the government policy. We feel that China, after it had gone communist, committed an act of aggression against Tibet. A few years later, Kripalani would call the agreement born in Siri, born in sin. Sorry, sir. Born in sin. Correct, sir. Born in sin. Historical documents recently opened to the public shed some light on how the accord was arrived at. Retrospectively, it is clear that it had been the worst negotiated treaty post-independence. Whatever position and advantages India had in Tibet were lost week after week during the 4-month hard talks in Beijing, while the border issue was left hanging. It is still pending 64 years later. One incident which has never been related outside South Blocks needs to be related.
पढ़ो, ये पढ़ो। On March 13, 1954. अरे ऊपर से पढ़, ऊपर से। हनी ट्रैप। Honey trap. Honey trap. On March 13, 1954, N.T. Pillai, the General Secretary of the Ministry, wrote to the Prime Minister about the private life of the glamorous Indian charge d'affaires in Beijing, who had written to Nehru about his private life. T.N. Call, the charge d'affaires, was having a serious affair with a Chinese girl and wanted to marry her. The Secretary General was. ये भी नेहरू के रिश्तेदार थे, ये कॉल भी नेहरू के रिश्तेदार थे। हाँ, रिश्तेदार थे। The Secretary General was deeply लगता था upset. मुझे भी मिल जाएगी ना एक चाइनीज शायद। मीना साहब के अलावा एक और मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा ना फिर। नहीं, चाइना में लड़कियां कम है, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। राइट, नहीं चाइना में तो बहुत कम है। जैसे क्या है, 4 रूम पॉलिसी ना, सॉरी 4 in 1 रूम पॉलिसी। हाँ, चाइना में तो जैसे इंडिया में होता था ना पहले। हाँ जी, वो महाभारत टाइम में जो नहीं, अभी भी जो थोड़ी देर पहले अल्ट्रासाउंड का हो रहा था, आज भी हो रहा है वहाँ पे। तो अच्छा, वहाँ पे तो 700-800 लड़कियां लड़कों के पीछे हैं, 100,000 लड़कों के पीछे। जैसे इधर नॉर्थ में होता है ना, पंजाब हरियाणा में लड़कियों को मार देते हैं। हाँ, लड़कियों को मार दिया जाता है। पूरे चाइना में वाइड स्प्रेड है। नहीं, गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। तभी तो वो पाकिस्तान की लड़कियां लेके जा रहे हैं। The Secretary General was deeply upset. Every Foreign Service officer is expected to obtain the government's permission before he marries a foreigner. Had Call been an unmarried man, a widower, or divorcee, his request for permission to marry a Chinese girl would have caused us enough worry, if only because we know nothing of the antecedents of the girl. बीबी दादा, हाँ, तो ये अभी तक ज्यादा हंस क्यों रहे हो? सवाल तो सुन लो। तो अभी तक डॉक्टर जयशंकर का इशू अभी तक नहीं आया, तो मतलब परमिशन ली होगी। ही इज मैरिड टू अ जापानीज, यू नो, उनकी सेकंड वाइफ जापानीज है। हाँ, ठीक है। Not only did Paul have a lawfully wedded wife and 2 children, but more critically for India, he was conducting tricky negotiations with China. Even in normal times, this is called a honey trap. In this case, India's relations with Tibet and the fate of the common border depended on the outcome of the talks. Pillai rightly pointed out, if the new partner is to be a foreigner, even the legality of the alliance is open to doubt, and the government cannot, by according their administrative approval, legalize what is not permissible under law. Pillai said that in the case of Shankar, he was sent back to his province. We cannot treat Kaul very differently. At the same time, I do not suggest that we should threaten him with expulsion from the Indian civil service. He was ambassador to Soviet Union. अच्छा। Oh wow. A month before, the PM was told about T.N. Kaul's serious affair with a Chinese woman when he was ambassador to the Soviet Union. Missed opportunity. Pillai considered Kaul's request for 2 months leave ex-India on the conclusion of his. दादा, अभी जो नेपाल का जो वो था ना, केपी ओली शर्मा क्या था, उसका भी था ना वो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। Pillai considered Kaul's request for 2 months leave ex-India on the conclusion of his duty in Peking unreasonable. It is his duty to return to India and report to us on the negotiations in which he has participated. With his past record, he will not, we hope, shirk his obvious duty. What was the transience of the
Chinese negotiators connected? Was the intransigence of the Chinese negotiators connected to the fact that they had a hold on call? It is difficult to say for certain. In any case, it was unheard of that a senior diplomat holding crucial talks for his nation could have at the same time an affair with an unknown lady from the opposite side. The Prime Minister immediately replied to Pillai's note. I would like Call to return to India as soon as possible without waiting for the end of Tibetan talks, which I presume are nearing completion. The next day, Ambassador Raghavan took over the negotiations. Though he was asked to return to India immediately, Call took 4 weeks to come back to Delhi. The PM spoke to him in inverted commas. He was, however, transferred as Joint Secretary in charge of China, फिर where वही he officiated for several years. फिर वही इसीलिए spoke to him inverted commas में दिया हुआ है ना. हाँ इसीलिए that's why I said spoke to him. Later, he became ambassador to the Soviet Union, America, and foreign secretary. India not only lost its advantages in Tibet, but it missed an incredible opportunity to settle its border with China. A gentle neighbor was lost while the guilty officer was forgiven and promoted. Is there another country in the world where this could happen? उसको रशिया से बुलाकर चाइना इसलिए भेजा क्योंकि नेहरू का ऑब्जेक्शन था कि रशिया में रह के चाइनीज गर्ल्स आर नॉट अप्रूव्ड, वहां पे सिर्फ रशियन गर्ल्स आर. तो अगर इफ यू आर टेस्ट ऑफ अ चाइनीज टू गो टू चाइना. मैं क्या दादा घोसी आएगी अब. अवगढ़ सिंह, हाँ दादा. आज हमारी भी स्ट्रीम तो वैसे चल रही है जैसे समीर की चलती है, साहिल की चलती है और अडम की चलती है ना, वैसे चल रही है ना. हाँ चली तो आज इंटरटेनमेंट हो ही रहा है. होना चाहिए, हफ्ते में एक बार ऐसा होना चाहिए कि एक स्ट्रीम एंटरटेनमेंट, मतलब सीरियस नोट पे थोड़े थोड़े से मसाले भी. और पीके तो कह रहे थे ना हनी ट्रैप. एक बात और जोड़ दूं, चाइनीज लड़कियां हनी ट्रैप नहीं होती, उसे गार्लिक ट्रैप कहते हैं, अगर तुम मेरा मतलब समझ गए तो. विजय जी आपको एक और हैरानी की बात बताओ. आप लोग तो हनी ट्रैप करते हैं ना नॉर्मल, चाइना से अपने पूरे एम्बेसडर को हनी ट्रैप बना के भेज रहा है नेपाल. उनका एम्बेसडर हमने हनी ट्रैप बन गई. अरे संदीप, ये वो है जैसे अशोक के टाइम पे विश कन्या गांव में पढ़ते थे कि विश कन्या भेजी, राइट. अब एम्बेसडर चाइनीज कनाडा में सर कोई भरोसा नहीं है कि वो ऑपरेटेड ना हो, मतलब उनका सेक्स चेंज हुआ हो. अभी आप देखो, अभी चाइनीज एम्बेसडर नेपाल लगता है कि कोई भरोसा नहीं लड़की है, 20-25 साल की लड़की लगती है चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल. राइट, शी looks quite young. Gorgeous. Did Pandit Nehru and V.K. Menon destroy the Indian army? This is by Jay Belluri. अवगढ़ सिंह, प्रदीप, ये 2021 का आर्टिकल है. दिल में हाथ. वीके मेनन को जो बनाया है फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बनाया था, इसको तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं. अरे एक्सपीरियंस का क्या बॉयफ्रेंड था ना जरूरत उसका. है, अपना बंदा है भाई, एक्सपीरियंस का क्या अच्छा, ये जरूरत है. रमेश ने लिखा ना बॉयफ्रेंड था उसका वो. अच्छा, छेद वाले कच्छों का कमाल है ये. हाँ. नवाबी शौक था ना. We often read about the Indian Army's 200 years of unblemished history and their near destruction under former Prime Minister Jawaharlal Nehru and former Defence Minister V.K. Krishna Menon. We are told that the military was revived under the later PMs Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi, and that it has been going on strong since. This myth is so widely accepted that even the Congress party believes and perpetuates it, selling out Nehru with no qualms. Glorious past of the Indian Army. When people accuse Nehru of destroying the army, they think very highly of the British colonial rulers. British Indian Army was indeed
a strong fighting force who kept India under slavery while defending against Afghan attacks from time to time. But the claim that the British Indian Army had an unblemished record for 200 years or that it was Asia's most powerful fighting force are overstatements. We know that the British Indian Army failed multiple times in Afghanistan and was on the back foot against the Japanese during the Second World War. Whatever might be the record of the pre-1947 Indian Army, during the partition, the Indian Army had to part with one-third of its men, who not only just became part of the Pakistani Army, but the biggest enemy, requiring most of the remaining force to counter it. The Navy and the Air Force ceased to exist because the British took all the hardware that remained after the war. Even before the departure of British hardware, in 1947, India had to rely on civilian aircraft to deploy troops and supplies to Kashmir. See, Today we hear arguments that India could have won in 1962 if the Air Force was deployed. How could India acquire such a powerful Air Force in the first place if it was not for Nehru and Krishna Menon? So the claims of Nehru and Krishna Menon weakening the military are false. It was उसका side ले रहा है. हाँ, The military that was inherited by Nehru and Krishna Menon was very weak, whatever the glory of the British Indian Army had been. Further, since the Indian Army lost two-thirds of the housing built in what had become Pakistan, the military families had an acute shortage of housing. Through Operation Amar and other projects, Krishna Menon provided housing to the soldiers, a period of adjustment. The Indian Army was an arm of the British oppression in pre-1947 days. While the Jallianwala Bagh massacre is well known, the British Indian Army held the British government check on the freedom struggle and its leadership. Post-1947, the situation was not the most comfortable for the officers of the Indian Army. The outlaws and traitors under British rule have suddenly become the government themselves. These are the same people the army had lathi charged, spied on and put behind bars. So the animosity towards not just Nehru and B.K. Krishna Menon only oversaw the smooth transition of political power to the civilian leadership needs to be considered. Whether there could be a military coup in India, as was the case in Pakistan or Bangladesh, is considered speculation of no merit in the modern day. But the truth remains that Pakistan was void of inspiring political leadership after the death of Jinnah and assassination of Liaquat Ali Khan. The Pakistani army filled that vacuum. Fortunately, there was no shortage of such civilian leadership in India even after the assassination of Mahatma Gandhi. It was a source of disappointment for our military leaders who saw their former colleagues do bigger and better things in Pakistan. Contempt for khadi-clad leaders. The officers who ascended through the British ranks were loyal to the Crown, to whom they owed their careers and comfortable lifestyle. Even after independence, these officers continued their loyalty to the British, although they drew their paychecks from the Indian Republic. Indeed, old habits die hard. In his book "Confrontation with Pakistan", Lieutenant General B. N. Kaul wrote of his colleagues' eagerness to please Westerners. Kaul expresses displeasure over the top-secret Brooks Bhagat report being handed to the British-Australian journalist Neville Maxwell, while it had been inaccessible even to the Indian Parliament. Sam Manekshaw hanging pictures of Robert Clive and Warren Hastings in officers' dining room is well known. In his book "Himalayan Blunder", J. P. Dalby contemptuously refers to the politicians as the so-called freedom fighters. Officers such as B. N. Kaul, who readily switched their allegiance from the British to the new khadi-clad leadership, were looked down upon as sycophants, traitors, and snitches. References were made to them as generals in Nehru jacket. Manekshaw Manekshaw's reported unfaltering comments about the political leadership got them into trouble and court-martialed, although the charges were dropped later.
Those that criticize the prosecution of Manekshaw need to understand the widespread indiscipline among the ranks of Indian Army at that time, as well as the public uproar against such behavior. Neville Maxwell and T. J. S. George narrate opposition leaders such as J. B. Kripalani citing newspaper reports of such indiscipline during parliamentary debates. Kripalani accuses Menon daily of his incompetence to discipline the military. Menon had thus become a punching bag for both the military and the political class. Menon could not indefinitely tolerate the childish behaviors of the likes of Manekshaw. He had to draw the line and even make an example. Fortunately, Manekshaw's behavior changed in the aftermath, and he served India well under Khadi leadership. Eagerness to please the British. In his biography of V.K. Krishna Menon, Jairam Ramesh writes, छोड़ ना, रहने दो, ये पढ़ लिया. इसी का बता रहा है. ये दूसरा काम ही दे रहा है, देखिए. अरे वही तिमैया हुए के बारे में बात कर रहे हैं ना. ये अभी नहीं, क्या ऊपर जो पढ़े हम लोग ये ऊपर पढ़े, कुछ एक अलग पहलू बता रहे. They are trying to protect these people. दादा एक भारत में एक वो होते थे राजीव दीक्षित, जगह जगह जाके काफी बोलते थे, वो मतलब रहे नहीं, पता नहीं क्या हुआ उनको. हाँ, उन्होंने भी एक बार मेनन का ये बोला था कि थे तो डिफेंस मिनिस्टर लेकिन सारा वक्त विदेश यानी कि फॉरेन मिनिस्टर का काम करते रहते थे. वीके मेनन, कौमी प्रागियन लागा. कौन? रश्मि रोशन लाल. ये कब का आर्टिकल है? ये है आपका 2007 मार्च 3 मार्च 2007 टाइम्स ऑफ इंडिया. हैरी विवर से प्रार्थना है कि हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं ना. ये सारा नहीं, हम लोग है ना. Harried. Menon was the sole reason that the Indian government was deliberately kept out of the information loop by Britain for years after independence. London. Britain relentlessly pilloried and harried V.K. Krishna Menon, freedom fighter, Bapre, and India's first High Commissioner to London, as a well-known Indian extremist, Nehru's evil genius, dishonest, opportunist, immoral, and an intriguer for nearly 30 years before and after independence, according to the UK Secret Service documents seen by the Times of India. Krishna Menon was also the sole reason the Indian government was deliberately kept. पता कितने एडजेक्टिव हैं? नेहरू evil genius. अरे ये है कौन, किसने लिखा है ये गाली देना चाहता है या तारीफ करना चाहता है? पहले डिसाइड तो कर ले. गाली दे रहा है. अच्छा, नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा ये. गाली दे रहा है साथ. मुझको तो लगता है कि नेहरू को डिफेंड कर रहा है. देखो दादा, अगर मेनन ने ही केप्ट नेहरू आउटसाइड, नेहरू इज अ लीडर. आप कैसे कह सकते हो कि टीम के कैप्टन को सारा रिस्पॉन्स, अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद द कैप्टन. आप कहते थे वो विकेट कीपर ने कैचे नहीं ली और पता नहीं उसने वो कर दी. ये सब साइकोफेंट्स है, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड. नहीं तो गलत डिसीजन किसका था? मेनन कोई पॉलिटिशियन नहीं था. 52 या 52 में शायद आया है. वो भी ऐसी एंट्री थी, उसको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था, ऐसी एंटर किया गया था. ठीक है, उसके बाद जो है सीधा उसे डिफेंस मिनिस्टर बना दिया 4 महीने बाद, 4 साल बाद. सर थोड़ा सा एक लाइन और. लंदन में नेहरू ने जो खुरापातें की थी वो सब वो जानता था और वो ब्लैकमेल करता था नेहरू को. अगर तुम मुझे नहीं बनाएगा तो मैं सब तेरा पटारा खोल दूंगा. Okay. The Indian government was deliberately kept out of the information loop by Britain for years after independence. Krishna Menon was also the sole reason the Indian government was deliberately kept out of the information loop by Britain for years after independence because it suspected his virulent communist sympathies would lead him to pass data on to the Russians. The intelligence documents reveal. The documents. एक मिनट दादा, for years after independence because it suspected his
वायलेंट कम्युनिस्ट sympathies. The documents show that in 1947, when Krishna Menon was appointed independent India's first High Commissioner here, Britain decided he was too commie, pro-Russian and pro-Chinese to allow it to share sensitive information with India in the way it did with other former, if white, breakaway colonies like Canada, New Zealand and Australia. क्या हुआ? चल ही नहीं रहा मेरा ये, ऊपर नीचे नहीं हो रहा ये। टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा हैंग कर जाता है। प्रदीप तुम्हारे पास है क्या ये आर्टिकल? एक मिनट, मेरे को देखना पड़ेगा। इसकी हेडिंग दिखाइए, हेडिंग दिखाइए इसकी। हेडिंग यही है, दिख रहा है ना, वीके मेनन ड्रगी एंड लवर ना, वीके मेनन कमी ड्रगी एंड लवर। ठीक है, अब तो चलने लगा है। नहीं हिल रहा दादा, नहीं हिल रहा है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एसी को खोलता हूँ तो पूरा पूरा स्ट्रीम यार्ड को भी जाम कर देता है, नहीं चलता। इसमें ऐड ज्यादा आते हैं ना, लगता है इस चक्कर में गड़बड़ करता है। हाँ ये हैंग करता है। मेरे यहाँ भी हैंग कर रहा है ये। मेन मैसेज तो मिल गया इसमें, जितना हम लोग पढ़े उसमें तो मेन मैसेज तो मिल गया। बंद भी तो नहीं हो रहा ना ये। अरे तब तो गड़बड़ हो गया। पूरा क्रोम को डिसेबलाइज कर देता है। इसमें इतने एडवर्टीजमेंट हैं कि पूरा फैन लैपटॉप का तेज चलने लग जाता है। ये टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया साइट इसकी पता नहीं कैसी है। मत खोलो भाई इसको, रहने दो। तो नहीं मैसेज तुम्हारा भी अटक जाएगा, क्लियर है, अटक जाएगा। जितना पढ़े हैं उतना ही काफी है सर। हाँ क्योंकि नहीं ये तो अब ये वो भी नहीं करने दे रहा ना मेरे को, निकलने नहीं दे रहा हूँ। निकलने नहीं दे रहा दादा। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट मार के बस वो वाला टैब बंद कर बाहर हो जाइए, फिर मतलब ऑल्ट कंट्रोल दबाइए और डिलीट दबाइए, उसके बाद वो वाला टैब बस सिलेक्ट करके उसको एंड टास्क कर देना। उनका पूरे का पूरा ब्राउजर क्रैश हो जाएगा। नहीं वो सिर्फ वो वाला जो है टैब आएगा उसमें, वो जो है सिर्फ क्लोज करना है, ब्राउजर नहीं क्रैश होगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रीम ही खत्म हो जाए। टास्क मैनेजर पिक कर लेंगे ना वहाँ से, उसके बाद जो है क्रोम जो है एक्सटेंड कर लेंगे। संदीप एक जल्दी से बात कर देता हूँ जो आपके और मेरे फोकस इंटरेस्ट की होनी चाहिए। सिस्को का जो केस था ना, वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है कल। हाँ तो वो झूठा केस जो था ना, कास्ट वाला केस था जो। हाँ वो डिसमिस कर दिया है। मैं कोहना का अमेरिका में भी कास्ट सिस्टम होने लग गया है। अरे फॉलो करो संदीप, इट विल इम्पैक्ट योर किड्स आल्सो इफ यू हैव किड्स। ये अमेजिंग है। इसी चक्कर में तो हम छोड़ के आए हैं। संदीप नहीं यहाँ पे आ रहा है वो। हाँ मैं बताता हूँ इसका सीन क्या है। कौन सा वो अफ्रीकन टाइप का बाल वाला कोई एक है ना वो अमेरिका में, वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा हार्वर्ड का लीडर वही हरामी, वही सब सूरज जैंगड़े, जितने भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल होगी बड़ी, उनके सब जो वहाँ कोटा सिस्टम बना रहा है, वो सब ब्राह्मण कोटा की वजह से ऊपर पहुंचे हैं। ये इनका कुछ अपना ही बन गया। संदीप दादा यहाँ सीन ये है ना, ये दिखाना चाहते कि इंडिया में कास्टिज्म जो है वो बहुत है, और ये देखो सिस्को भी यही काम करने लगी है।
वो टारगेट इंडिया को करना चाहते हैं, ठीक है, गिनी पिग सिस्को को बनाया है वहाँ, ये कहानी है बस, और कुछ नहीं है। अजीब है यार। हाँ, संदीप, एक कैलिफोर्निया में यूएस 2-3 में कंपनी में हुआ ऐसा। कैलिफोर्निया में ना 2-3 कंपनियों में, टेक कंपनी में हुआ ऐसा। यूएस में ऑर्गेनाइजेशन है कोहना, COHNA, कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मैं उसका मेंबर हूँ, यानी कि मैंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है उनकी वेबसाइट पे। जी जी जी। नुकुंज त्रिवेदी अभी उनका वो लीडर है, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अभी उनकी, हमारी एक साउथ की एक है जो अर्ली 90s में आई थी, उन्होंने स्टेट ऑफ जॉर्जिया में हिंदू फोबिया का वो करा दिया पास। दैट इज अ बिग अचीवमेंट डेफिनेटली सर। सेट में। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा ना, पिछले 3 साल से मैं फोकस कर नहीं रहा था ड्यू टू कोविड। नाउ आई एम रियली, जो भी उसको रोज जाके देखता हूँ क्या चीज आ रही है। नहीं, तो इट्स गुड टू उनके कीप अ साथ टैब कि यूएस में क्या चल रहा है। थोड़ा और उनमें घुसिए, और जहाँ थोड़ा सा जय टाइम दादा, मिले ना। जय दादा, वहाँ पे जो है पैसा लगता है। यूएस ऐसा कंट्री है, पैसा है तो आप जिसको मर्जी खिलाओ, क्योंकि वहाँ पे गिफ्ट अलाउड है, ठीक है। उन्होंने पूरा तरीका बना रखा है कि अगले को तुम ब्राइबरी दे सको। नहीं, ये तो देखो वो जो करें, मैं ये बात कर रहा हूँ। एम दादा, आप कुछ कह रहे थे, आप पहले कहिए, मेरे को आपकी बात नहीं नहीं समझ नहीं, में। आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए, फिर मैं बोलूँगा। यूएस में मेरे को भी 25 से ज्यादा साल हो गए। संदीप तो इज फ्रॉम 85। मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मुझको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहिए था पहले। वही मैं बोलने जा रहा था कि जैसे अब अभी आप जुड़ गए हैं ना सर, थोड़ा सा हाँ, उनमें इन्वॉल्व होते रहिए। होना कुछ वॉलंटरी दादा, वर्क है, देखूंगा मैं जहाँ पे रहता हूँ क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं तो हफ्ते में हम, अब हफ्ते में 1 आध घंटा यदि दे सकते हैं तो थोड़ा सा फिर आप भी कर पाओगे कुछ। दादा, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी हिंदुओं की ये है कि हम इकट्ठे नहीं होते, और कोई काम कर रहा है उसकी बिल्कुल आवाज में सही आवाज बात। नहीं मिलाते। हाँ जी, जय भारती जी, आपको पता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस फ्रॉम इंडिया, AAPI, सबसे हाँ ज्यादा हाँ, पावरफुल वो है। अमेरिकन होगी, जरूर होगी भी, डॉक्टर तो पावरफुल है, ठीक है। हाँ, और आई थिंक अमेरिका में पास 35% जो डॉक्टर्स हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, और उनकी उनकी मेंबरशिप, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, रिचेस्ट बॉडी। और ओके। लोकल लेवल पे ना उनका बहुत सुनी जाती है हर शहर में, AAPI की। आई मीन, मुझे इतना पता है कि कोई किसी भी शहर में आप चले जाओ, AAPI वाले ऊपर टॉप के ऊपर ऊपर बैठे होते हैं डॉक्टर्स उनके। नहीं, लेकिन संदीप, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई हिंदुओं पे अगर अटैक होता है, चाहे सिखों पे भी अगर, हाँ जी। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन आर फाइटिंग? कोहना तो इज टेकिंग अप दिस फाइट कि भाई हिंदू राइट। फोबिया है, ये है। तो दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट, एटलीस्ट दे आर लार्जर मासेस, दे आर फाइटिंग कि भाई हम टारगेटेड ना हो। नहीं, मैं ऐसे इसलिए कह रहा था कि जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस फ्रॉम इंडिया ना, वैसे लॉयर्स की भी होनी चाहिए, अटॉर्नीज की भी होनी चाहिए कोई एसोसिएशन, इसमें जी इंडियंस होंगे। वैसे मुझे पता है जी जी। अमेरिका में तो इंडियंस लॉयर भी बहुत हैं, वकील भी बहुत हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। जो ठीक ये कह रहे जो हो। जो 9/11 जो जिसके अंडर हुआ है, आपको पता है वो वकील इंडियन ही है, प्रीत भराड़ा। हाँ हाँ, प्रीत बरारा, वो यूएस अटर्नी, वो था यूएस रजिस्ट्री का। वो उसी उसकी डिस्ट्रिक्ट में ही तो ये हुआ था 9/11। वो हम्म। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था वहाँ का, न्यूयॉर्क का, जहाँ पे ठीक है। ये प्लेन गिरा था। राइट। हमारे संदीप थे जहाँ दादा, पे आप थे। अपने अपने लोग ना बाहर एक्टिव नहीं है ज्यादा, समस्या यहाँ है। जैसे आप देख लो कि पूरी इकोनॉमी चला रहे होंगे, लेकिन एक्टिव नहीं होंगे अपने राइट्स के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं दी गई है। जितनी हिस्ट्री पढ़ाई गई, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई है। अरे वो तो ठीक है, अपने राइट्स के लिए तो आदमी खड़ा हो ही जाता है, इतना इतना थोड़ी पढ़ाया जाता है कि ये यार अपने लिए खड़ा होना, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना, ये भी स्कूल में पढ़ाया जाए। हाँ, सही गलत का पहचान तो है ही है। हाँ, इतनी तो हो और ही जाती है, और अनपढ़ आदमी इनका जो उसको होती है। और इनका जो भॉकिज्म है, ये नया नया जो आया है अभी यूएस में, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ये सब यही लोग फंडिंग करते हैं कि इंडिया को हम फ्यूचर में इस तरह टैकल करेंगे, इस तरह ह्यूमन राइट्स पे घसीटेंगे, ये करेंगे वो अरे करेंगे। उससे पहले इन्हें टैकल कर देंगे हम।
इनमें घुस जी भरने जी का जी। टाइम आ रहा है। आप देख रहे हैं ना अरे वही बाइडेन तो की मैं वो कहता हूँ, 30 से 40 करोड़ हिंदू, बस हार्ड लाइन हिंदू हो जाए, हार्ड लाइन इन द सेंस कि अपने राइट्स की लड़ना सीख जाए, तो इंडिया के अरे हम वर्ल्ड में हर चीज मनवा लेंगे। सिर्फ एक्टिव हो जाएं, ये घुस भर देंगे किसी भी कंट्री में। हर किसी का आप देखो, यूके में जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो ले रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, इंडियन ही है। एक बार ये कहते हैं हम जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, ऐसी तैसी में गया तुम्हारा काम। यूके में डॉक्टर्स भी इंडियन है। अब बोल तो रहा हूँ, पूरा उनका हेल्थ सिस्टम ही चल रहा है इंडियन डॉक्टर्स के दम पे। हाँ जी, या देखिए मैंने ना 18 साल मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया, और छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, अमेरिका की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। हाँ और जी, ये हाँ 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहीं से पोलियो का वैक्सीन निकला है, बहुत जी रिसर्च जी होती जी है। जी। इनको अमेरिकन गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट $3 बिलियन देती है साल का, 3 with a B, सिर्फ रिसर्च के लिए। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं देखूं कितने इंडियन बच्चे और कितने चाइनीज, गोरे बच्चे तो है ही नहीं इनमें। साइंस में खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में 50% इंडियन है। और सेम थिंग करने की मेलबर्न, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे जो है ना इंडिया के, वो एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत आगे हैं दुनिया से। जी जी। और मैं अपने बच्चों से भी यही बात MIT की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, ये MIT बच्चों तो से ये बात करता हूँ कि मेरे बच्चे भी ये कहते हैं कि हमारा कंपटीशन गोरों से, कालों से नहीं है, हमारा कंपटीशन इंडियन बच्चों से है। इंडिया के इंडियन बच्चों से है कंपटीशन दुनिया में लोगों को। इसीलिए हम कह रहे थे कि फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, पर हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, इंडिया के लोग राहुल गांधी जैसे को अपना लीडर मत बना दें। एक्चुअली यूपी के लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। क्यों दादा? यूपी बिहार की पहुंच जाए अच्छी मात्रा में तो पॉलिटिक्स अपने आप अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, पॉलिटिक्स में तो यूपी बिहार के एक्टिव रहते हैं। और गुजराती, सिंधी, पंजाबी, पंजाबी फिर भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में है, गुजराती तो बिल्कुल ही नहीं होते, या अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है। गुजराती बिजनेस में है, उनका बिजनेस पोर्टफोलियो है। राइट, हाँ। बंगाली किसी में नहीं है। अरे बंगाली बंगाली, पहले हुआ करते थे। पहले आप देखो, सुभाष चंद्र बोस से उठाओ आप, मैंने अभी का तो बात कर कितने रहा हूँ। कितने प्रोग्रेसिव होते थे, एक्चुअली अब उतने ही ज्यादा रिग्रेसिव हो गए हैं। बंगाली इस समय लिब्रांडू कम हो गई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, कि जो भी नई चीज आती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे देशभक्ति आई, वो सबसे पहले उठाई। फिर लिबरांडूपना आया, वो भी सबसे पहले उठा लिया इन्होंने। आपने कभी बोस स्पीकर्स का नाम सुना है? हाँ, वो पुराना कंपनी है अमेरिका का। हाँ, अमेरिका का कंपनी है, पर वो इंडिया के मिस्टर बोस ने बंगाली बनाया, है। जो हाँ बंगाली ने। हाँ जी, हाँ। साइंस वगैरह में तो बंगाली काफी आगे हैं यहाँ पे, बहुत में बड़ी जगह पे। पर पॉलिटिक्स में इंडियंस नहीं जाते, अमेरिका की पॉलिटिक्स में नहीं जाते इंडियंस, वो स्पीकर पंजाबियों के इंडिया अलावा। में मिलता है आजकल। हाँ आजकल जी, इंडिया में मिलता है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। बहुत महंगा है, अमेरिका में भी महंगा है, यहाँ पे हम नहीं अफोर्ड कर हाँ सकते। हाँ, कौन अभी लेकिन कितने यहाँ मुझे महंगे आगे स्पीकर चेंज लेगा। मुझे ये आगे चेंज होता हुआ दिख रहा है, कि आगे चेंज होगा, पॉलिटिशियंस काफी आएंगे इंडियन ओरिजिन के। जो सेकंड थर्ड जनरेशन है ना, वो आएगी। अभी तो हमारा ये आ, जैसे नहीं, लुइसियाना का गवर्नर था। मैं अगले 10 साल में ये देख रहा हूँ। नहीं, वो तो आएंगे। लुइसियाना का अरे गवर्नर विविधा, था, क्या नाम था यार उसका, जिंदल, जिंदल, आपको पता होगा जब आती है, राइट? मैं उसी पे आ रहा था। जिंदल तो तब था, अब एक संदीप को आ गया, विवेक रामास्वामी, हाँ जी। इंडियन। हाँ, तो दादा बीबी दादा विवेक रामास्वामी है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल। चलिए भरोसा। जी, बैक टू द यस। Responsibility for the debacle rests with अच्छा, Nehru, ये जो VK। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ये व्हाइट ब्रीड है अमेरिकन की, ये इनके मन में कुछ ना कुछ तो खुन्नस आती होगी, देखते होंगे इंडियंस हर 60 जगह years टॉप of the पोजीशन पे China बैठ रहे हैं। War, 60 years of the China War debacle by K. Natwar Singh, 23rd of October 2022. Responsibility for the debacle rests with Nehru, VK Krishna Menon, and Brigadier B.M. Paul. A melancholy anniversary passed unremembered 3 days ago. China's invasion of India 60 years ago.
The responsibility for the debacle rests with Jawaharlal Nehru, his erratic and incompetent defense minister V.K. Krishna Menon, and Brigadier B.M. Paul, a favorite of Nehru and Menon. To appoint Menon defense minister was to give precedence to a friendship over national interest. S. Gopal, in volume 3 of his biography of Jawaharlal Nehru, writes, on one occasion, for example in the summer of 1961, addressing a large number of junior officers, Menon vilified the chiefs of staff. 70% of our difficulties come from chiefs of staff. I'm not saying they, that they have not made up their minds, because they haven't got minds to make up. General Thimayya, the brilliant chief of army staff, offered to resign because Menon constantly ignored his advice. Gopal, a genuine admirer of Nehru, had disdain for Menon. In his words, as Menon became the chief figure in the demonology of Indian politics, and many at home and abroad saw him as Nehru's chief advisor in such matters as Goa, the Prime Minister's defense of him became correspondingly more vigorous and unqualified. Neither Jawaharlal Nehru nor V.K. Krishna Menon had the fuzziest of idea of how to conduct a war. Krishna Menon had convinced Nehru that the real enemy was Pakistan and not China. Jawaharlal Nehru at one stage appointed Kailash Nath Karju (1887 to 1968) as defense minister. He was the despair of the defense ministry. ये जज साहब भी उन्हीं के relative हैं. The prime minister as late as 1957 was insufficiently alert to possible Chinese encroachment as a major scale. ये काजू साहब थे ना सर, बेबी सर, वो भी तो ऐसे ही थे. I quote an incredible pronouncement on China by वीपी दादा Nehru. आप म्यूट हैं. एम दादा एक मिनट, वीपी दादा कुछ कह रहे थे. मैं बोला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते थे तो मैं इनके घर में गया हूँ 80 में, 80s या 79 में गया हूँ काटजू साहब के. सर खिला आपको सर? उस समय तो इसका कोई रिश्तेदार या कोई लड़का कुछ था, वो फौज में था ना, तो ही वाज आई थिंक मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल था. तो मेरा एक दोस्त था देहरादून में, उसके साथ में गया था मैं. जी जी जी. I quote an incredible pronouncement on China by Nehru on 26th of July 1956. I am not at all sure of what China may do in 10 or 20 years hence, but to protect ourselves against developments, we have to do other things and right to put up, and not to put up a useless Maginot line. In particular, we have to have peace, quiet, and contentment on our side of the border. I am more worried about the Naga trouble from this point of view than about anything the Chinese may do. कितना बेवकूफ. After the Chinese withdrawal, Nehru remarked, I do not know how I will explain to Parliament why we have been found lacking in equipment. It is not much good shifting about blame. The fact remains that we have approached these things in a somewhat amateurish way. The non-aligned countries remained neutral. The USA under Kennedy promptly came to Nehru's aid, as did UK and France. Winston Churchill was Prime Minister of the UK in '52 when I was in my first year at Cambridge. Liz Truss sat in Churchill's chair for 44 chaotic days. No other served a shorter term. Even the 44 days were like revolting chaos. Truss lost her Secretaries of State for Foreign and Home Affairs in quick succession. The brutal fact is that the United ये Kingdom has अलग no... एपिसोड की बात कर रहा है, वो थोड़ी थोड़ी बातें दर्ज कर रहा है. ये छोड़ दीजिए सर, इतना काम कर. तो नाउ टीएन कॉल साहब की कहानी और भी है. टीएन कॉल साहब की और पढ़ना है, छोड़ देते हैं, चलो जाने दो. ये आपके ऊपर है सर, आप हुक्म करेंगे तो पढ़ेंगे. नहीं, मैं तो मजा लेने के लिए बोल रहा था. उसकी तो जूसी स्टोरीज बहुत है ना नेट में, बस सारा हटवा देते हैं लोग.
आज काफी मालूम चला सबको। चलो ठीक है, चल इसको मैं अब नहीं, मैं कुछ नहीं शेयर करता, ठीक है, ऐसे ही डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ तो अवगढ़ साहब ये बताओ, तुम वहां पर क्या जी। करने गए थे? वो एडम के पास में जूते खाने के लिए गए थे? नहीं नहीं, सर जूते नहीं, मैं सर एडम ये को सर ये ऑफ सजेशन स्क्रीन देने गया करते हैं ना था। सर, ये ऑफ स्क्रीन अभी करते हैं ना सर, हाँ इसको बंद करते हैं, बंद कर ठीक है। दीजिए। चलो भाइयों नमस्कार, आप लोगों को अगर ये जी, वीडियो अच्छा लगे सबको तो इसको नमस्कार। लाइक करो और लोगों के पास में फैलाओ। शेयर जय हिंद, कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे ठीक है मातरम दादा, सर। वंदे मातरम सबको, जी जी। अगली स्ट्रीम जय में हिंद, मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।